हे गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा लेकर आ गई हूं, जिसके स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल टीचिंग करते हुए दिखाई जाती है, जो बच्चों को पढ़ा रही होती है। तभी एक लेडी क्लास में आती है, तो उसे देखकर युनबुन भी यही पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तभी वो इसके मुंह पर आकर एक थप्पड़ लगाती है और वैसे ही पता लगता है कि युनबुन ये ड्रीम देख रही होती है और वो इस ड्रीम की वजह से काफी ज्यादा डर कर उठती है, यहाँ तक कि उसके हाथ भी कांप रहे होते हैं। खुद को इस तरह की हालत में देखते हुए समझाने लगती है कि मुझे ये ड्रीम आते हुए काफी टाइम गुजर गया है, यहाँ तक कि साल होने वाला है। मुझे इस चीज का यूज टू हो जाना चाहिए। पर अब उठ तो जाती इसलिए स्कूल के लिए रेडी होने लगती और ब्लैक कलर का ड्रेस पहनती है और खुद को समझाती है कि आज फिर से मुझे स्माइल नहीं करना, बोलना नहीं है, कुछ नहीं करना। अब स्कूल में तो पहुंच जाती है, जहाँ पर सभी बच्चे टीचर को देखकर हेलो करके गुजर रहे होते हैं। तभी वो अपने एयरपोर्ट्स को उतारती है और जाने वाले टीचर्स की बातों को सुनने लगती है, जो इसके बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि वो कभी भी बोलती नहीं है, समझ नहीं आती कि वो कहीं गूंगी तो नहीं है। कोई भी उससे बात करे तो वो बस सर हिलाकर आंस दे देते या एक तो वर्ड बोल देती है, वरना तो उसे बोलने की तौफीक भी नहीं होती। पर उन लोगों को ये नहीं पता होता कि योनबुन उनके पीछे ही आ रही है। योनबुन जब पहले सियोल में पढ़ाया करती थी, वहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा लोगों को अपनी चीजों और ड्रेसिंग से अट्रैक्ट करती थी, पर यहाँ पर वो सिर्फ ब्लैक पहनती, जबकि वहाँ पर हर कलर का ड्रेस पहनती थी और सब बच्चों की आइडियल भी थी। उसकी स्टोरीज सुनकर सभी उसे अच्छी स्टोरी बताने वाली भी कहते थे। पर अब वो सियोल से यहाँ विलेज के स्कूल में पढ़ाने के लिए आ गई थी और यही चीज तो टीचर्स को समझ नहीं आ रही होती कि लोग सियोल जाने में इतने पागल होते हैं और वो सियोल से कंट्री साइड में आई हुई है, उसे यहाँ पर तो नहीं आना चाहिए था, कोई ना कोई तो वजह होगी। उन्हें काफी क्यूरियोसिटी हो रही होती है कि ऐसा क्या हुआ होगा, पर कोई भी उसके पास्ट को नहीं जानता था कि वो किस वजह से यहाँ पर आई हुई है। काफी कुछ बुरा ही हुआ था जिसकी वजह से वो आई थी। ये तो खैर आगे ही जाकर स्टोरी में पता लगेगा कि उसके साथ क्या हुआ था। वैसे ही स्कूल में दो ट्विंस सिखाए जाते हैं, जो एक टीचर के ही दोनों बेटे होते हैं। वो इन दोनों को इस तरह लड़ते देखकर कहने लगती है कि इसका कोई हाल नहीं है, आखिर इनका क्या होगा। है भी युनबुन की क्लास में। और दूसरी तरफ दूसरे लड़के को देखो, जिसका नेम सियोनहान होता है और वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव होता है, यहाँ तक कि सब लोगों की रिस्पेक्ट करता होता है। लड़के क्या लड़कियां भी उसके पीछे थी। वो जैसे टीचर्स को देखता है तो उन लोगों के पास आकर सबसे हेलो करता है, पर एक टीचर से कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये कहकर वो उन्हें वहाँ से ले जाता है। अब उनके जाने के बाद इन लोगों को भी युनबुन के पीछे होने का पता लग चुका था, इसलिए उससे बात करने के लिए मिस योहाई फौरन से उससे कुछ कहने के लिए जाती और केक का बता रही होती है, पर वो आगे से बस सर हिलाकर चली जाती है। यहाँ तक कि उसके जाने के बाद तीनों टीचर्स उसी सेम वे में अपना सर हिलाते हैं। वेदर जो काफी ज्यादा खराब हुआ होता है। वैसे स्टाफ रूम में सभी टीचर्स दिखाए जाते हैं, जिन्हें बताया जा रहा होता है कि अब आप लोगों ने मिड टर्म पेपर बनाना है, पर कोई भी बच्चा यहाँ पर आना अलाउ नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी किस्म का कोई भी पेपर लीक हो। बच्चों का आना सख्ती से मना हो चुका है और आप लोगों को ये भी पता है कि मिड टर्म के बाद पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तो आप लोगों को पेरेंट्स को भी उसके बाद बुलाना होगा और उनसे अच्छे से बच्चों को लेकर बात करनी होगी। अभी वो लोग ये बात ही कर रहे होते हैं। वैसे ही मिस योहाई जिन्हें लगता है कि विंडो ओपन है, तो वो सर्दी ना लगे इसलिए विंडो बंद करने के लिए जाती है, पर बाहर कुछ ऐसा देखती है कि फौरन से इमरजेंसी का बोलकर सब लोगों को विंडो की तरफ बुला लेती है। ये भी अपना सर टेबल पर मार लेती है, क्योंकि ये नीचे एयरबड्स पकड़ रही थी। ये भी देखने लगती है कि आखिर बाहर ऐसा क्या हुआ है जो सब लोग भाग कर गए और डर रहे हैं। बाहर देखने पे पता लगता है कि स्नो हुई थी, पर उसमें से एक पर्सन चल कर आ रहा होता है, जिसे देखकर सब डर रहे होते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन लीड सियोनजे होता है। सब लोग उसे जिस तरह देखकर डर रहे होते, इसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो लोग क्यों डर रहे, क्योंकि उसको इसके बारे में पहले कुछ भी नहीं पता था। वो इतनी भी कोई पुरानी टीचर नहीं थी। यहाँ तक कि सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं, पर उनके पास भागने का मौका भी नहीं होता, क्योंकि वो यहाँ स्टाफ रूम तक पहुँच चुका था। अब एक तो गमला लेकर ही खड़ा हो जाता है कि उसको मारूंगा। अब वो भी आकर डोर ओपन करने लगता है, पर डोर ओपन नहीं हो रहा होता। वो अपनी सारी पावर लगाकर डोर को ओपन कर लेता है। सभी लोग डरकर सहम कर खड़े होते हैं उसके आने पर। उसके हाथ से वो गमला भी नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से टूट जाता है और वो भी उसके ऊपर से गुजरकर उनके सामने आकर खड़ा हो गया था। अब ये उसे देखने के बाद फुल उसको जज कर रही होती है कि आखिर ये पर्सन कौन हो सकता है। उसके हुलिये को देखकर सोचती है कि क्या वो कोई गैंगस्टर है, पर भी कहने लगती है कि नहीं, कोई गैंगस्टर नहीं हो सकता। क्या ये कोई कराटे का मास्टर है। इस तरह के सभी अपने गैसेस लगा रही होती है वो, पर उसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उसके बाजू पर टैटू भी होते हैं। अब सब लोग डरे होते हैं, उसे पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आया, तो वो कहता है कि मैं मिस्टर होंगजोंग से मिलने के लिए आया हूँ, स्पेशली यहाँ पर होंगजोंग तो वहीं पर एक टेबल के नीचे छुपा होता है। उसे पता था कि उसकी मौत आई हुई है, इसलिए वो तो टेबल के नीचे से नहीं निकल रहा होता और कोई भी टीचर उसके बारे में नहीं बताता कि वो कहाँ पर है, जबकि सबको पता था। फिर वो प्रिंसिपल का नाम लेता है। प्रिंसिपल भी यहीं पर था, जो सब टीचर्स को पहले एडवाइस देने के लिए आया था कि तुम लोगों ने क्या करना है। अब वो भी एक रूम में जाकर बंद हुआ था, अपने आप को छुपाया हुआ था, पर उसे भी एक मैम बाहर ले आती हैं। अब वो आते ही इससे हेलो हाय करने लगता, पूछता है कि आप यहाँ पर कैसे आए। तो वो होंगजोंग को लेकर बात बता देता है कि उसने सियोनहान को अवार्ड देने से क्यों मना कर दिया। तो बताया जाता है कि जिस बच्चे के पेरेंट्स हो उसे दिया जाता है, पर उसके पेरेंट्स तो है नहीं। तो वो कहता है कि मैं क्या पेरेंट्स से कम हूँ, मैं उसका अंकल हूँ, तो आप लोग उसको अवार्ड दें। अब उसके बोलने से सभी लोग डर रहे होते हैं। वो भी डर कर इससे कॉफी का पूछने लगता है। अब ये कॉफी बनाने के लिए मिस योनबुन को बोलते
होते हैं जो फौरन से कॉफी बनाने के लिए चली जाती है। यह अब इस बात पर भी गुस्सा करने लगता है कि कॉफी बनाने के लिए आपने एक टीचर को क्यों भेजा, क्या आपके यहाँ पर टीचर को इस तरह ट्रीट किया जाता है। मैं अगर कॉफी पीना चाहूंगा तो मैं बना लूंगा। ये कहकर कॉफी बनाने के लिए भी पहुंच जाता है। योनबुन उससे काफी ज्यादा डर रही होती है, पर वो तो योनबुन के और ज्यादा क्लोज जाए जा रहा होता है। यहाँ तक कि उसके बहुत ज्यादा क्लोज आने के बाद उसे बस एक ही वर्ड कहता है, ब्यूटी, जिससे उससे तो कुछ समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों बोला है। जबकि हमें दूसरी तरफ एक लड़की सेजिन दिखाई जाती है जो अपने मोबाइल में ही बस किसी को मैसेज कर रही होती है कि काफी टाइम से मैंने तुम्हें नहीं देखा, तुम कहाँ हो। अभी वो ये मैसेज कर ही रही होती है तभी साइड से आकर एक लड़का उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिससे वो डर जाती है और उसे देखकर कहने लगती है कि तुम क्या हर टाइम मेरे पीछे आ जाते हो। तो वो कहने लगते है कि क्या मैंने तुम्हें डरा दिया, मैं काफी बार तुम्हारा नेम ले रहा था पर तुमने सुना नहीं, तुम बस अपने मोबाइल में थी, इसलिए बस ऐसे आकर मैंने तुम्हें बुलाया। तो वो उसे पूछती है कि अब तुम्हें मुझसे क्या मसला है, क्या चाहते हो। अब इसकी क्लास के बच्चे जहाँ पर आकर सभी खा रहे होते हैं, वो भी इसके फ्रेंड्स अंदर से देख रहे होते हैं कि क्या वो सेजिन को अपने साथ लेकर अंदर आ पाएगा, पर ऐसा नहीं होता। स्योहान को वो साफ रिजेक्ट कर देती है और चली जाती है। जब वो अंदर आता है तो उससे पूछा जाता है कि उसने क्या बोला, तो कहता है कि उसने मुझे मना कर दिया। तो वो कहने लगते हैं कि स्कूल की हर एक लड़की तुमसे बात करना चाहती है, तुम उन्हें हैंडसम लगते हो, पर एक यही एक लड़की है जिससे तुम बात करना चाहते हो, पर वो लड़की तुमसे बात नहीं करना चाहती। बेचारा स्योहान चुप कर जाता है, उसे नहीं पता होता क्या वो इस बात पर क्या बोले। तभी आकर उसे बताया जाता है कि तुम्हारे अंकल स्कूल में आए हुए हैं। ये सुनकर वो डर जाता है कि अंकल क्यों आए हैं। उसका फ्रेंड उसे बता देता है कि मैंने तुम्हारी और सर की बात को सुन लिया था और वो मैंने गलती से आगे बता दी, मुझे लगता है कि तुम्हारे अंकल को पता लग चुकी होगी। ये सुनकर वो फौरन से स्कूल की तरफ भागता है, जहाँ उसके अंकल तो फुल ऑन तमाशा लगाकर खड़े हुए थे और कहने लगते हैं कि तुम किस तरह मुझे उसके पेरेंट मानोगे, मुझे उसकी हर एक डेट पता है कि उसने किस टाइम बोलना स्टार्ट किया, उसके दांत किस टाइम पर गिरे, कौन सी डेट थी, हर चीज एक एक डिटेल के साथ वो सर को बता रहा होता है। बेचारे सर भी काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या तुम सिगरेट पियोगे। ये सुनकर तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि क्या आप स्कूल में सिगरेट पीते हो, कितनी गलत बात है, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, सिगरेट पीना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि कोई टीचर भी नहीं पी सकता। बेचारे प्रिंसिपल जो बात करते थे वो उसी बात पर पछता रहे होते थे कि मैंने आखिर ये बात क्यों कर दी। हाथ जैसे ही वो टेबल पर मारता है वो टेबल भी टूटने वाला होता है, जिसके नीचे बेचारा वही सर छुप कर बैठा हुआ था, इससे वो फिर भी वहाँ से बाहर नहीं निकलता। अब सियोंजे भी हर एक चीज क्लियर करने के बाद वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही युनबुम के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं कि क्या ये सच में स्योनहान के अंकल हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या इन दोनों के जीन्स भी सेम होंगे। उसे तो काफी ज्यादा डर लग रहा होता है और इसी डर की वजह से वो चटर पटर बोले जा रही होती है। उसको बोलते देखकर सब लोग हैरान होते हैं, यहाँ तक कि एक मैम तो ये भी बोल देती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतना बोलती भी हो। अब ये बात सुनने के बाद उसकी जुबान को ब्रेक लगती है, जबकि हमें स्योंजे दिखाया जाता है जो अपने काफी ज्यादा लोगों के साथ बाजार में आता है, जहाँ पर सब लोग उससे डर जाते हैं और जिस जगह पर पहुंचता है वो केक दिखाकर कहने लगता है कि क्या ये ठीक है, और वो लोग भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं पर एक सर भी होता है और यही स्टोरी वही सर बता रहा होता है कि वो कितना खतरनाक है। और एक मैम बताती है कि मैं हाइकिंग करके जब वापस आ रही होती तो वहाँ पर मुझे स्योंजे नजर आता है, वो एक जगह पर मिट्टी डाल रहा होता है, जैसे किसी को दफनाने के बाद उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है। फिर दूसरे वाला बताता है कि एक दफा तो मैंने उसको पूरी कार को उठाए हुए देखा था, वो उसी तरह एक पिलो वाली कार को उठाकर दिखा रहा होता है कि इस तरह उसने पूरी एक कार को उठाया हुआ था। उनकी बातों को सुनकर तो युनबुल बेचारी यकीन भी नहीं कर पा रही होती कि क्या ये सब बातें सच है। वैसे ही स्योनहान इतने टाइम में पहुंच जाता और आते साथ ही पूछता है कि क्या मेरे अंकल आए थे, तो उसे बताया जाता है कि हाँ ये सब तुम्हारे अंकल की वजह से ही हुआ है। युनबुल जो फौरन से उस गमले की मिट्टी को उठाने लग जाती है, ये भी उनकी हेल्प साथ करने लगता है, तो साथ में सॉरी भी करता है। तो वह कहती है कि जो होना होता है वो होके रहता है। अभी कहती है कि सब कुछ ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कि उनकी बात सुनकर चुप कर जाता है और बस काम कर रहा होता है। वैसे ही हमें यून कन्वीनियंस स्टोर में दिखाई जाती है, जहाँ पर वो कुछ चीजें लेने के लिए आई होती है। तभी उसके डैड का मैसेज आता है कि मैं तुम्हारा फेवरेट चिकन सूप बना रहा हूँ, मैं चाहता था कि तुम्हारे साथ बैठकर पीऊं, पर क्या हो सकता है तुम तो सियोल में अब आती ही नहीं हो, वहीं पर रहती हो। मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था, पर मुझे तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगता था, अगर तुम वापिस आ जाओ तो बहुत अच्छा हो। ये यही सब बातें वापसी जाते हुए अपने डैड की याद कर रही होती है, डैड के मैसेज को। अब रात में जाकर वो घर पहुँचती है तो किसी घर का लॉक भी ओपन नहीं हो रहा होता। अब इसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। पहले तो काफी ज्यादा कोशिश करती है और फिर पानी में जाकर उस केक को फेंक देती है। अब फेंकने के बाद भी इसे समझ नहीं आता कि क्या करे। चलते चलते कॉल करती और एक आंट से पूछी होती कि क्या मुझे एक्स्ट्रा की मिल जाएगी। उनसे तो इसकी बात हो जाती है, पर जिस रास्ते से जा रही होती है वहाँ की लाइट भी बंद हो जाती है। अब इसे काफी ज्यादा डर लग रहा होता है, पर वैसे ही इसे सामने एक पर्सन नजर आता है, जिसे देखकर ये और भी ज्यादा डर जाती है। अब उसके हाथ पे टैटू देखकर इसे पता लग जाता है कि सामने खड़ा पर्सन कौन है। वो कोई और नहीं था बल्कि स्योंजे था, जिसे देखकर इसे सब लोगों की बातें याद आ रही होती है कि वो क्या क्या कर सकता है। अब इसे लगता है कि शायद वो इसे मारने के लिए आया, इसलिए ये आगे भागे जा रही होती और वो इसके पीछे पीछे भाग कर आ रहा होता है। जाते जाते ये कॉल भी करने लगती है पुलिस को, पर वो जो खाने की चीज ला रहा था वो इसकी कमर पर रखता है और इसे लगता है कि उसने इसको मार दिया है। बेचारी वहीं पर फ्रीज हो जाती है, पर वो तो हटाने के बाद इसके सामने आकर भी खड़ा हो जाता है और इसके मोबाइल को पकड़ के पूछता है कि तुम
पुलिस को क्यों कंप्लेन करने वाली थी, पर वो काफी ज्यादा डरी होती है और खुद ही बोले जा रही होती है कि प्लीज मुझे मत मारना, अभी मैंने क्या ही देखा है, मुझे अभी बहुत दुनिया देखनी है। उसकी बातों को सुनकर वो कहता है कि क्या हो गया, मैं क्यों मारूंगा। ये कहकर वो उसे दिखा देता है कि ये तो खाने की चीज है, स्पाइसी चिकन। अब ये अपनी कमर से भी उसका सॉस चेक करके कंफर्म कर लेती है कि उसने सच में यही चीज उसकी कमर पर भी रखी थी। अब वो उसकी टैटू को लेकर बात करती है तो वो फौरन से उतार कर दिखा देता है कि ये तो फेक है, ये मुझे गैस स्टेशन से एज अ गिफ्ट मिले थे, तो गिफ्ट को फेंकना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने पहन लिया और तब से मैं पहन रहा हूँ। ये सुनकर तो इसकी बोलती बंद हो जाती है और अपने घर की तरफ जाने लगती है। तो पूछता है कि क्या ये तुम्हारा घर है, अच्छी बात है, घर में जाओ, बाहर रहना सेफ नहीं होता। पर ये तो चाहती थी कि वो वहाँ से चला जाए क्योंकि इसे तो पता था ना इसके पास की और ना ये घर ओपन हो रहा है। अब वो जब वहाँ से नहीं जा रहा होता तो ये उसे बता देती है कि घर का लॉक नहीं ओपन हो रहा। पहले वो ट्राई करने लगता है कि ओपन हो जाए, पर वो जब ओपन नहीं होता तो ये भी पीछे से भागकर आने लगता है। तो ये उसे रोक रही होती है कि अगर कोई भी नुकसान हुआ तो मुझे ही पे करना पड़ेगा, प्लीज कुछ भी मत करना। पर वो एक ऐसी जंप लगाता है जिसके बाद वो उसके घर के अंदर होता और अंदर से ओपन करके बाहर आ जाता है और फिर उसे एक वार्निंग भी देता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ये कहकर चला जाता है क्योंकि वो घर जाने से लेट हो रहा था और ये बेचारी पीछे की और ना ये घर ओपन हो रहा है। अब वो जब वहाँ से नहीं जा रहा होता तो ये उसे बता देती है कि घर का लॉक नहीं ओपन हो रहा। पहले वो ट्राई करने लगता है कि ओपन हो जाए, पर वो जब ओपन नहीं होता तो ये भी पीछे से भागकर आने लगता है। तो ये उसे रोक रही होती है कि अगर कोई भी नुकसान हुआ तो मुझे ही पे करना पड़ेगा, प्लीज कुछ भी मत करना। पर वो एक ऐसी जंप लगाता है जिसके बाद वो उसके घर के अंदर होता और अंदर से ओपन करके बाहर आ जाता है और फिर उसे एक वार्निंग भी देता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ये कहकर चला जाता है क्योंकि वो घर जाने से लेट हो रहा था और ये बेचारी पीछे काफी डर जाती है। इधर दिखाया जाता है कि सब लोग घर पर सियोंजे के आने का वेट कर रहे होते हैं कि वो अभी तक आया क्यों नहीं है, कहाँ पर रह गया। इतने टाइम में सियोंजे आ भी जाता और आते साथ ही उसके हाथ में वो स्पाइसी चिकन दे देता है जिसके लिए वो लेकर आ रहा था अपने नेफ्यू को देने के बाद फौरन से अवार्ड्स की तरफ जाता और उन्हें जाकर फिर से साफ करने लगता है। फिलिप इस तरह से करते देखकर कहने लगता है कि अभी तो आपने जाने से पहले इन्हें साफ किया था, फिर आकर क्यों साफ करने लग गए हैं। तो कहने लगता है कि इन सभी अवार्ड्स में से ये वाला मेरा फेवरेट अवार्ड है और ये कोई और अवार्ड नहीं होता बल्कि सियोन हान को वही वाला अवार्ड मिल चुका था जिसके लिए ये स्कूल में पहुंच गया था, इसलिए बहुत ही ज्यादा उसे प्यार से रख रहा होता है। अब ये अपने नेफ्यू से पूछने लगता है कि तुम्हारी होमरूम टीचर का नेम क्या है। तो ये सुनते वो कहने लगता है कि नहीं, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मेरी चीजों से दूर रहा करें। पहले वाली बात भी मैंने आपको नहीं बताई थी और आपने कहीं से सुनकर वहाँ पर पहुँचकर, इसलिए मुझे आपको कुछ भी नहीं बताना। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो किसको बताओगे। तो वो अपने अंकल से पूछने लगता है कि क्या आप मेरी एक बात मानोगे। तो वो कहते हैं कि जो बात बोलोगे मानूंगा, पर मैं किसी को भी तुम्हारे लिए मार सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। अब ये बात सुनकर वो वहीं पर चुप कर जाता और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब भाई कचरा फेंकने के लिए तो आता फिलिप भी साथ आ गया था और पूछने लगता है कि बॉस आपने जो कार डैमेज की थी क्या वो रिपोर्ट हो गई है। तो वो कहने लगता है कि नहीं, वो रिपोर्ट तो नहीं, पर मैं इग्नोर हो गया हूँ। तो पूछने लगता है कि क्या मतलब इग्नोर, किसे इग्नोर हो गए। तो दिखाया जाता है कि असल में वो पहले भी यून से मिल चुका था और उस टाइम पर यून ने इसको देखकर ब्यूटी ही बोला था और इसीलिए उसने यून के लिए ब्यूटी का वर्ड यूज किया था, पर फिर भी उसे कुछ याद नहीं आया था, इसलिए उसे लग रहा होता है कि उसने उसको इग्नोर किया, क्या वो उसे पहचान ही नहीं पाई। अब इस गाय की तरफ देखकर कहने लगता है कि उसको इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। फिलिप उसे देखते ऊपर देखकर पूछने लगता है कि आप क्या देख रहे हो। तो वह कहने लगते है कि स्प्रिंग खरीदाने वाला है। तो वह कहते हैं कि जी, पर आपको तो स्प्रिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वैसे ही डक से पत्ते भी गिरने लगते हैं। तो ये कहने लगता है कि शायद मुझे अब पसंद आने लगा है, पता नहीं क्यों। और इधर यून क्लास में दिखाई जाती है जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में सोच रही होती है और फिर बच्चों को देखकर अंदाजा लगाने लगती है कि किसके पेरेंट को क्या बोलना है। एक की पेरेंट तो मैम ही होती है जो इसकी ही कोलीग थी और एक दूसरी लड़की की तरफ देखकर सोचने लगती है कि इसके डैड गवर्नर है, वो मे भी बिजी होंगे, वो नहीं आएंगे। इस तरह की बातें सोच रही होती है। एक बच्चा अंदर से पूछता है कि क्या ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग में सिर्फ पेरेंट्स ही आ सकते हैं, फिर तो इस तरह सियोन हान की कोई भी मीटिंग नहीं होगी। तो उसकी बात सुनकर वो कहने लगती है कि सियोन हान का तो अभी यही कहती है और सियोन हान की तरफ देखने लग जाती है जो मैम की तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता है और फिर ये टॉपिक को चेंज करके बुक ओपन करने को बोलती है। अब पढ़ाने के बाद जब जा रही होती है तो एक बच्ची पीछे से आती और यून को रोकने लगती है। वो पेटीएम को लेकर बात करने लगती है। तो वो कहती है कि तुम अगर ये कहने वाली हो कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आ सकते या तुम्हारे हैं नहीं, तो मुझे पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स हैं। तो वह कहती है कि हैं और ना होना एक बराबर है, वो नहीं आ सकते क्योंकि डैड बनने के काम में बिजी होंगे और मॉम कैंपिंग वर्क में बिजी होंगी, इसलिए वो भी नहीं आ पाएंगी। पर ये कहने लगती है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के हिसाब से टाइम रख दूंगी। ये कहकर जब जाने लगती है तो ये भी पीछे से कहती है कि बेटी कभी भी अपने पेरेंट्स के रास्ते में नहीं आ सकती, आप तो ये बात बहुत अच्छे से समझती होंगी। अब उसकी बात ही ऐसी थी कि इसे पलट कर देखना पड़ता और बिल्कुल चुप रहती है। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है, पर उसके जाने के बाद ये सोचने लगती है कि इसे क्या पता होगा कि मेरे साथ सियोल में क्या हुआ। नहीं, ये नहीं जान सकती, ये कैसे हो सकता है। अब स्टाफ रूम में आकर पेरेंट्स को कॉल करने लग जाती है और उन्हें टाइम भी बता रही होती है। जैसे ही सियोन हान का नाम आता है तो उसके गार्डियन में उसके अंकल का ही नेम होता है। अब ये सोच में डल जाती है कि कॉल करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। एक पर्सन कहता है कि तुम्हें करनी चाहिए, अगर तुम जितना लेट करोगी तुम्हारे लिए उतना मुश्किल होगा। बाकी सब
सब भी उसको डरा रहे होते और फिर आसपास भी आकर बैठ जाते हैं। वो देखना चाहते थे कि सेओनजे से किस तरह बात करता है। इधर सेओनजे दिखाया जाता है जो अपने सब लोगों के साथ एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है तो सब लोग डर जाते हैं, यहाँ तक कि रेस्टोरेंट वाली भी डर जाती है। उसे लगता है कि ये पैसे लेने वाला आया है, तो वो डर कर कहने लगती है कि अभी पैसे नहीं है, मैं आपको कुछ टाइम में दे दूंगी, कुछ दिनों में। अब पीछे से उसका एक जो आदमी होता है वो कहने लगता है कि हम वो लोग नहीं है जिन्हें आप समझ रही हैं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। बस सेओनजे उसे चुप करवा देता और खुद जैसे आगे आ रहा होता है। वो लेडी भी उससे डर रही होती है, पर वो तो बस ये पूछता है कि क्या हम इतने लोग आपके रेस्टोरेंट में बैठकर खा सकते हैं, कहीं जगह कम तो नहीं पड़ जाएगी। तो वो फौरन से कहती है कि नहीं, और अपने हस्बैंड को बोल देती है बाकी लोगों को मना कर दो कि आज रेस्टोरेंट बंद है। और ये लोग जैसे ही बैठते हैं तो उनके लिए बनाने के लिए चली जाती है। वैसे ही सेओनजे को कॉल आती है तो वो कॉल अटेंड करके पूछता है कि कौन है। आगे से पहले तो यून डर जाती है और फिर बताने लगती है कि मैं सेओन हान की होम रूम टीचर हूँ, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आपको बुलाना था, क्या आपके पास टाइम होगा, आप कब आ सकते हैं। तो वो कहता है कि मैं अभी आ जाता हूँ। ये कह के खड़ा हो जाता है। बाकी सब लोग जो इसके साथ खाने के लिए आए हुए थे वो तो उदास से हो जाते हैं कि अगर बॉस जाने लगा तो हम कहाँ से खा सकते हैं। पर ये पहले तो घबरा जाती है उसके बोलने पर और फिर बहुत ज्यादा हिम्मत करके बोल देती कि नहीं अभी नहीं आना, आप मंडे को 4 बजे आ जाना। ये सुनकर वो कहता है कि अच्छा मतलब वेट करना होगा। तो वो कहती है कि जी। फिर वो पूछता है कि तुम्हें क्या पसंद है, मैं तुम्हारे लिए वो ले आऊंगा। ये सुनकर वो कहती है कि आप आ जाना। तो वो फौरन से आगे से कॉल कट कर देता है। अब जैसे ही मिस यू हाई पे जाने लगती है तो ये फौरन से उन्हें रोककर उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दे और उसे उस दिन वाली सारी बात बता देती है कि मैं पुलिस को कॉल करने लगी थी और उसकी रिपोर्ट करने वाली थी और उसने जाते हुए मुझे कहा था कि तुम इसके लिए जरूर पे करोगे, तो वो मुझसे कोई ना कोई बदला लेगा, तो मैं क्या करूंगी, मैं उससे कैसे बचूंगी, कहीं वो मुझे मार ही न डाले। अब वो भी काफी ज्यादा डर जाती है। ये पूछने लगती है कि ऐसा कोई पर्सन है जिससे वो डरता हो। तो वो कहने लगती है कि हाँ है। तो ये रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज मुझे ले जाओ वहाँ पर। अभी उसे एक जगह पर खिलाने के लिए ले आई थी जहाँ पर लेडी आकर ऑर्डर पूछती है। तो ये काफी लंबा ऑर्डर से बोलती है। वो तो आगे से गुस्सा ही कर जाती है और इसको काफी ज्यादा बातें सुना देती है। पर इसने तो बोला था कि तुमने उसकी बातों को याद रखना और यही बातें उसको बोलनी है, तो वो भी तुमसे डर जाएगा। अब ये जब उसकी बातों को रिपीट करती है तो इसकी बातों में बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता, बल्कि जिस तरह कोई रीड कर रहा होता है उसी तरह बस बोल रही होती है। तो ये कहने लगती है कि नहीं तुम बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिखा सकती। फिर उसका गेटअप चेंज करवाने के लिए उसे ले जाती है कि तुम्हें अपने आप में एक पावर लानी होगी कि वो तुम्हारे आगे कुछ भी ना कर पाए। जिस तरह का वो उसका हेयर स्टाइल बनवाती है, बेचारी तो सर पकड़ कर बैठी होती है क्योंकि बाल बहुत ज्यादा खींच कर बनाए गए थे और उसके सर में दर्द हो रहा होता है। कहने लगती है कि नहीं ये नहीं मैं कर सकती। तो कहती है कि तुम्हें इसमें रहना होगा। पर नेक्स्ट डे वो ब्लैक से हटकर एक न्यू कलर पहन कर आती है स्कूल में। यहाँ तक कि उसकी क्लास के बच्चे भी पूछने पर मजबूर हो जाते हैं कि मैम क्या आपकी बर्थडे है जो आप ब्लैक से हटकर कुछ पहन कर आ गया। कभी आप डार्क ब्लैक पहन आती थी, कभी आप लाइट ब्लैक, कभी कोई और ब्लैक, आपके पास तो सिर्फ ब्लैक की ड्रेसेस थे, ये कलर कहाँ से आ गया। तो वो कहने लगती है कि कभी कभी कुछ चीजें चेंज करनी होती है। अब बच्चे इससे ज्यादा कुछ पूछते इससे पहले ही वो उन्हें पढ़ाने लग जाती है। अब ये पीटीएम के लिए जब जा रही होती है तो सभी उस टाइम तक टीचर्स वापस जा रहे होते हैं। ये सब लोगों को जाते हुए देख रही होती है। पूछने लगती है कि आप लोग इतनी जल्दी जाने लगे हो। फिर ये मिस को नहीं जाने दे रही होती पर वो भी बहाना लगाकर वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद इसे सेओन हान मिल जाता है जिसे रोककर वो कहने लगती है कि तुम्हें पता है ना तुम्हारे अंकल आ जाने वाले हैं। तो वो कहता है कि जी मुझे पता है। तो ये कहने लगती है कि प्लीज उस टाइम तक रुक जाओ, तुम अपने अंकल के साथ वापस चले जाना। तो वो कहने लगता है कि जो काम होना होता है वो होके रहता है, तो आपको खुद पे यकीन रखना होगा और मैं नहीं रुक सकता। ये कहकर वो भी चला जाता है। उसके जाने के बाद ये चुप करके क्लासरूम में बैठ जाती है और उसके आने से पहले अपने अंदर हिम्मत पैदा कर रही होती है कि बस मुझे उसके सामने बोलना है। फाइनली 4 बज जाते हैं और उसके आने का टाइम हो जाता है और वो भी स्कूल तो आता ही आता है पर साथ में गमला भी हाथ में पकड़ कर लेकर आ रहा होता है जैसे उसके लिए वो कोई वेट ही ना हो। वैसे ही हमें एक न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है जो हमारा सेकंड मेल लीडर जिसका नेम जुन होता है और वो कॉल पर किसी से बात कर रहा होता है और साथ साथ फॉर्म में जो भी लोग होते हैं उनकी हेल्प भी कर रहा होता है, जबकि वो खुद को कॉल पे रूड बता रहा होता है कि तुम्हें पता है ना मैं बहुत ज्यादा रूड हूँ। अब उसके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है पर अभी भी एड्रेस का पता नहीं चला था। क्या ही लगता है कि इस पर्सन ने मुझे मारा था और उसके बाद से गायब हो गया। मुझे अभी तक इसका एड्रेस नहीं मिल पाया, मैं हर जगह पर इसको ढूंढ रहा हूँ। जैसे इसका एड्रेस मिलेगा देखना मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और वो जिस पर्सन की बात कर रहा था वो कोई और नहीं था बल्कि सेओनजे था। और यहाँ सेओनजे भी यून के पास पहुंच जाता है। यून उसे हेलो करती और उसके हाथ में चीज देकर कहती है कि मैं गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करती। तो वो कहता है कि ये गिफ्ट मैं देने के लिए लाया, बल्कि मेरी वजह से यहाँ का एक गमला टूटा था इसलिए मैं ये लेकर आया। तो इस बात पर वो चुप कर जाती है और कहने लगती है कि मुझे दे दो। तो वो कहता है कि अब तो फिर तुम्हारे हाथ भी टूट जाएंगे, मुझे बता दो कि मैं कहाँ रखूँ। तो वो बता देती है कि यहाँ पर रख दो। अब रखने के बाद वो उसे अपने सामने बैठने को बोलते हैं। वो बैठ भी जाता है पर जो उसके सामने वाला टेबल होता है वो बीच में से हटा देता है और बस यून के सामने वाले टेबल जितना फासला उन दोनों में रह जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा नर्वस भी हो रही होती है और ये कहने लगता है कि हमें बात फेस टू फेस करनी चाहिए। तो ये सेओन हान को लेकर बात करने लगती है कि वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है। तो वो कहता है कि फिर क्या हुआ, वो कॉलेज तो पास कर जाएगा ना, आगे यूनी जाए ना जाए वो उसकी मर्जी है। क्योंकि ये अंकल बहुत ही ज्यादा कूल था। वो तो उसकी सोशल लाइफ ज्यादा पूछ रहा होता है कि उसका दोस्तों के साथ कैसा रिलेशन है, वो दोस्तों के साथ अच्छे से रहता है, टीचर्स के
रिस्पेक्ट करता है। तो ये उसकी बात से कहती है कि हाँ वो बहुत अच्छे से रहता है, रिस्पेक्ट भी करता है, यहाँ तक कि लड़कियां तो उसके पीछे होते हैं। ये सुनते वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि ये तो सबसे अच्छी बात कही है, मैं तो उसमें यही चीज चाहता था। अब ये उसकी बात से कहने लगती है कि हमें उसकी पढ़ाई को लेकर बात करनी चाहिए, उसकी सोशल लाइफ को लेकर बात नहीं करनी चाहिए। ये कहकर उसके नंबर दिखाने लगती है, तो ये भी बहुत ज्यादा पास आकर नंबर्स को देखने लगता है। ये उसको इतना पास देकर उसी की तरफ देखने लग जाती है, वो भी इसको ही देख रहा होता है। सियोल की हो ये तो वो पहले से पहचान चुका था, क्योंकि वो भी हाफ सियोल रह चुका था। उसकी मॉम सियोल की थी और डैड यहाँ के। यहाँ तक कि सियोल का जो एक्सेंट था वो भी इसने उसको बोल के दिखा दिया था। यून जिसको अभी तक सियोंजे बस देखे जा रहा होता है, तो उसे बुम कहकर बुलाता है। ये सुनकर वो कहती है कि बुम, जबकि उसे पता था कि उसका नेम यूनबुम है, पर वो उसको बुम कहकर क्यों बुला रहा था। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारी दोस्ती क्या तुम्हें बुम कहकर नहीं बुलाती। ये सुनने के बाद वो कुछ सेकंड के लिए चुप होती और फिर बस पागलों की तरह हंसे जा रही होती है। जबकि इधर हमें सियोनहन दिखाया जाता है, जिसको रास्ते में जाते हुए सेजिन रोक लेती है और उसे कहती है कि जब तुम जल्दी में होते हो कुछ भी बोल जाते हो, पर मैं तुमसे एक चीज के लिए सॉरी करना चाहती हूँ। उस दिन क्लास में मैंने तुम्हारे नापेरेंट्स होने की बात की थी, वो मुझे उस टाइम पर नहीं करनी चाहिए थी, मैंने गलत की थी। तो वो कहता है कि आइंदा के बाद जो भी तुम्हें मसला होगा या तुम्हें जो भी कहना होगा वो मुझे तो मैसेज या कॉल करके कर लेना करना है। ये कहकर उसे अपना नंबर दे देता है और देने के बाद वहाँ से चला भी गया था। अब उसके जाने के बाद ये सोचने लगती है कि इसको उसका नंबर किस नेम से सेव करना चाहिए। पहले तो उसका नेम ही वहाँ पर लिखने लगती है, पर फिर उसके नेम के स्टार्ट में सियोन की जगह पर इवल लगा देती और पूरा नेम इवल हानग्युन के नाम से सेव कर देती है। अब सभी बच्चे क्लास में दिखाए जाते हैं जिनको यून पढ़ा रही होती है, पर एक बच्चे को इस गमले की वजह से कुछ भी आगे दिख नहीं रहा होता, वो बोर्ड को बहुत मुश्किल से देख रहा होता है। अब जैसे ही यून पढ़ाना बंद करती है तो ये गुस्से में बोलता है कि प्लीज इसको यहाँ से हटवा दो, ये जो भी सुन जाए को देकर गया है। ये सुनकर यून पूछने लगती है कि तुम्हें नेम कैसे पता चला कि किसने दिया है। तो वो कहते हैं कि ये देखिए इतना बड़ा नेम लिखा हुआ है, उसने तो नोट ही नहीं किया था। वो फौरन से आकर नेम देखती और फिर उसके बारे में सोचने लगती है कि क्या करना चाहिए। जबकि हमें दूसरी तरफ से दिखाया जाता है जो अपनी कार से ही स्कूल के पास से गुजर रहा होता है। वो इन लोगों को देखने के बाद उनकी तरफ आ रहा होता है। बेचारे बहुत ही मुश्किल से उस गमले को लेकर जा रहे होते हैं। 4 लोग उस एक गमले को उठा रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा वेट में होता है। ये अपनी कार रोककर पूछता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तो उसे कहा जाता है कि तुम प्लीज ये अपना गमला यहाँ से वापस ले जाओ या इसे फेंक दो, हम नहीं रख सकते, हमारे स्कूल में इतनी जगह नहीं है इसे रखने की। ये सुनकर वो पूछता है कि आप लोग इसे फेंकना चाहते हो ना। ये कहकर उस गमले को अपनी कार में रखता है और साथ में यून को बैठने को बोलता है कि तुम्हें अगर फेंकना है तो मेरे साथ चलो और फेंक दो। यून ये सुनते साथ ही सब लोगों को देखने लग जाती क्योंकि उसने तो ये बात कही थी और फिर बेचारी को उसके साथ ही बैठकर जाना पड़ता है। अब वो इसके साथ तो बैठी हुई थी इसलिए उसे देखे जा रही होती, उसकी बॉडी शॉडी को देख रही होती है और वो भी उसको इस तरह देखते देख कर पूछता है कि तुम मुझ में क्या देख रही हो। तो फौरन से अपनी बात को कवर करते हुए कहती है कि मैं तो जीपीएस को देख रही थी, तुम्हें किसने बोला कि मैं तुम्हें देख रही हूँ। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ। तो वह कहती है कि क्या मतलब, क्या हम पहले कभी मिले हैं। तो वह कहता है कि मुझे तो अच्छे से याद है कि हम पहले मिले हैं। अब उसकी इस बात से वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि हम कहाँ पर मिले, कि उसे कुछ भी ऐसा याद नहीं होता। अब उसको इस तरह सोचते देखकर सियोंजे कहने लगता है कि तुम क्या मुझे इतनी शिद्दत से याद कर रही हो कि हम कहाँ मिले थे। तो वो कहने लगती है कि जाहिर सी बात है, अगर तुमने बोला है कि हम कहीं मिले हैं तो मैं याद करूंगी ना कि हम कहाँ मिले हैं। पर उसकी बात पर उसे गुस्सा आ जाता है और फिर उसके बाद नहीं सोचती कि हम कहाँ पर मिले होंगे। अब दोनों एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर लाकर वो उस गमले को रख देते हैं। रखते ही वो फौरन से अपने नाम को सेट करने लगता है कि उसका नाम सब लोगों को दिखे। तो वो कहने लगती है कि मुझे पता है कि ये तुमने दिया, तो अपना नाम इतना दिखाने की क्या जरूरत है। तो वो उसकी बात से कहने लगता है कि अगर अब तुम्हें मेरा नाम अच्छे से याद हो ही चुका है तो तुम मेरा नाम लेके मुझे बुलाया करो। वो तो वैसे इसकी बातों से तंग आ चुकी थी। फिर वो व्यू को देखकर उसी तरफ देखने लग जाता और ये उसको पीछे से देख रही होती है, उसकी फुल बॉडी को, और अपने आप को वापस लेकर आती है कि ये क्या मैं सोच रही हूँ इसके बारे में। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। अब वैसे वो उसे कहने लगता है कि क्या तुम मुझे कॉफी नहीं पिलाओगी। वो उसकी इस बातों से देखने लग जाती है तो कहने लगता है कि मैं इतनी दूर तक उठा कर लेकर आया हूँ, क्या मुझे कॉफी भी नहीं मिल सकती। ये बात सुनकर कहने लगती है कि अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम। ये सुनते हुए कहता है कि चलो ठीक है, फिर अपना फ्री टाइम बता दो कब फ्री होगी। अब उसकी इस बात से वो समझ जाती है कि ये कॉफी पीकर रहेगा। इसे कहने लगता है कि दूसरी बार सोचने पर मैंने सोचा है कि कॉफी तुम्हें अभी पिला देनी चाहिए। तो उसकी इस बात से कहने लगता है कि लगता है तुम मेरे साथ कॉफी पीने को मरे जा रही हो। वो तो उल्टा उसी पर बात डाल देता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। उसको जाते हुए देखकर ये सोचने लगती है कि क्या ये यहाँ से जा रहा है। खैर ये भी उसके पीछे जाने लगती है। वैसे ही जब ये घर पर होती है तो इसे सर की कॉल आती है जो इसे एक काम दे रहे होते हैं और एक जगह का लीडर बना रहे होते हैं, जबकि वो चीज इसके नॉलेज की भी नहीं होती और ना ही इसका कोई काम होता है उस चीज से। फिर भी उसे उस चीज का लीडर बनाया जा रहा होता है जिसकी कोई नॉलेज ही नहीं थी उसे। ये मना तो करने लगती है पर वो मौका ही नहीं देता इसे मना करने को, उल्टा कॉल कट कर देता। अब इसे गुस्सा आ रहा होता है कि अगर मैं कुछ बोलती नहीं हूँ और कुछ कहती नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि हर काम मुझ पर बस थोप दिया जाए। अभी वो गुस्से में ही होती है। वैसे ही उसे कॉल आती है तो वो फौरन से कॉल को अटेंड कर लेती है, नहीं देखती कि किसकी कॉल थी। पर आगे से बोलने वाला कोई और पर्सन नहीं होता बल्कि उसके डैड होता है और उसे कहने लगते है कि तुमने मेरी कॉल उठा ली। ये सुनते ही वो तो बिल्कुल चुप हो जाती है और उसके डैड कहने लगते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, वापिस आ जाओ, हम साथ में खाएं पियेंगे। ये अपनी डैड की बातों को सुन सुनकर इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर से उसके डैड पूछने
पूछने लगते हैं कि क्या तुम यून मेरी बात सुन रही हो, पर ये फौरन से कॉल को कट कर देती है। अभी रोई रही होती है तो डोर पर नॉक होता है, डोर ओपन करती है तो आगे से वो इसके लिए कॉफी लेकर आया हुआ था और कुछ चीजें भी लेकर आता है और इसे रोते हुए देखकर पूछता है कि क्या हुआ, तो कहने लगती है कि कुछ भी नहीं। तो वो इसको एक स्वीट खाने की चीज देने लगता है और कहता है कि अगर आप मीठा खाओ तो आपको अच्छा फील होता है। उसकी ये बात उसके दिमाग में थोड़ी अटक सी जाती, क्योंकि उसने ये वॉइस और ये बात पहले भी सुनी हुई थी, पर उसे याद नहीं आ रहा होता कि कहाँ सुनी। वो तो वहाँ से जा चुका था, पर उसके जाने के बाद भी वो इसी बारे में सोच रही होती है, पर उसके सामने आने वाला पर्सन बिल्कुल ब्लर सा उसे दिख रहा होता, अभी उसे समझ नहीं आता कि कौन होगा। इधर हमें एक न्यू लेडी दिखाई जाती है जिनका नेम जंगनान होता है। वो एक्ट्रेस होती है और आइजुन को भी जानती होती है। आइजुन जिनके पास आया बैठा था उनके बुलाने पर ही वो कहने लगती है कि मैंने तुमसे एक काम बोला है, मुझे वो काम क्यों नहीं करके दे रहे हो। तो वो कहता है कि क्या काम, आपने मुझे क्या समझा हुआ है, मैं एक फॉर्म चलाता हूँ ना कि कोई डिटेक्टिव हो जो किसी को भी ढूंढ कर आपके सामने रख दूंगा। तो वो कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम भी किसी को ढूंढ रहे हो, अगर तुम उस पर्सन को ढूंढ सकते हो तो तुम उससे भी ढूंढ सकते हो जिसे मैं ढूंढना चाहती हूँ। तो वो पूछने लगता है कि चलो फिर बताओ वो कौन है, उसका नाम क्या है, वो क्या लगती है आपकी। तो ये बोल देती है कि मेरी बेटी है। अब बेटी का सुनते ही वो बिल्कुल चुप हो जाता है और उसे याद आता है कि उनकी बेटी को उसने एक दफा पहले देखा था जब वो छोटी थी, पर उस टाइम के बाद से उसने नहीं देखा। नैन हुई याद करवाते हैं कि उस टाइम पर तुमने मेरी बेटी को देखकर बोला था कि ये बिल्कुल मेरे जैसी है, जैसे मैं यंग होते दिखती थी, मतलब तुम उसे ढूंढ सकते हो। मुझे नहीं पता वो कहाँ गई, तुम्हें उसे ढूंढना होगा, बस मैंने उसे एक ऐसी बात कहती थी जिसके बाद वो छोड़कर चली गई और उसके बाद कभी नजर ही नहीं आई। तो वो कहने लगता है कि तब मैंने जब देखा था तब तो वो छोटी थी, अब तो वो बड़ी होगी, मुझे नहीं पता वो कहाँ पर होगी, मैं उसे कैसे ढूंढूंगा। तो कहने लगती है कि अगर तुमने उसको ना ढूंढा ना तो मैं तुम्हें अनफॉलो कर दूंगी। ये सुनते वो चुप हो जाता है। वैसे उसे कॉल आ जाती है तो कॉल सुनने के लिए वो वहाँ से बाहर चला जाता है। अब बाहर आकर उसे पता लगता है कि वो स्योंजे को ढूंढ रहा था, उस स्योंजे के घर का पता उन्हें लग चुका है और इधर स्योंजे दिखाया जाता है जिसको पुलिस लेकर आ गई थी। अब ये पुलिस स्टेशन में आकर सबसे हेलो हाई कर रहा होता है क्योंकि वो उन लोगों को ऑलरेडी जानता था। अब उसे बैठने को बोला जाता है, जबकि वो टेबल्स वगैरह को पूछा होता है कि वाह आप लोगों ने तो काफी चेंजिंग कर लिया और यहाँ पर कॉफी मशीन होती थी वो कहाँ गई। पर फिर से उसे वापस बैठने को बोला जाता है तो वो चुप करके बैठ जाता है और उसे पूछा जाता है कि तुम्हें पता है ना तुम यहाँ पर क्यों हो। तो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, पर आपको ये भी पता होना चाहिए उसके अलावा मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी, वहाँ पर मेरे काफी ज्यादा विटनेस थे, किसी से भी पूछ सकते हैं कि मैंने क्यों ऐसा किया। वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है तो ये उसे भी मीठा देने लगता है कि तुम्हें मीठा खाना चाहिए, इससे तुम्हारा ब्रेन काफी हद तक रिलैक्स हो जाएगा। तो वो भी चुप करके खाने लगता है और ये भी खा रहा होता है। और यून दिखाई जाती जो इसी साइड से गुजर रही होती है, वो इतने ज्यादा आदमियों को पुलिस स्टेशन के बाहर देखकर सोचने लगती है कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हुआ ऐसा। पर वैसे ही वो अंदर से आते हुए स्योंजे को देख लेती, जिसे देखते ही वो एक आय के पीछे छुप जाती है ताकि ये उसे नजर न आए। और उसके लिए उसके जो नौकर होते हैं वो पहले से ही टोफू लेकर आए हुए थे और उसके सामने कर देते, तो वो भी उसी बड़े पीस में से एक बाइट ले लेता है और वहाँ से जाने लगता है। अब उसको इसी तरफ आते हुए देखकर फौरन से अपने मुंह के आगे बाल कर लेती और भागने लगती है। इधर ही उनकी क्लास के सभी बच्चे दिखाए जाते हैं जिन लोगों को उसने प्रोजेक्ट में ऐड किया हुआ था, वो सभी बेचारे प्रोजेक्टर को देख रहे होते हैं और वहाँ पर जो कुछ भी चल रहा होता है उन सबको मजबूरी देखना पड़ रहा होता है। और यून जो अपने ख्यालों में होती है, जैसे एंड होता है तो वो अपनी बातें आकर करने लगती है उस पर। फिर वैसे ही बच्चे यून से कहते हैं कि आप एक्सचेंज टीचर है ना, यहाँ से वापस सियोल चली जाएंगी। ये सुनकर वो चुप हो जाती है क्योंकि वो सियोल नहीं जाना चाहती थी और न ही इस बात का कोई आंस देना चाहती थी, इसलिए बात को चेंज करने लगती है। वैसे ही बच्चे कहते हैं कि हमें पावर प्लांट पर जाकर इस पर स्टडी करनी चाहिए, हम अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। पर उसे किसी भी पावर प्लांट का नहीं पता होता। स्योनहन कहता है कि मैं पावर प्लांट को जानता हूँ, वहाँ पर जा सकते हैं। यह सुनते वो खुश हो जाती है और कहती है कि क्या सच में तुम्हें पता है। तो वो बताते है कि जी मेरे अंकल वहाँ पर काम करते हैं इसलिए मुझे पता है। उसके लिए तो काफी ज्यादा न्यू बात थी कि उसके अंकल काम भी करते हैं, क्योंकि उसे बस यही लगता था कि वो बस गुंडागर्दी करता रहता है, कोई काम नहीं करता होगा। अब उस पावर प्लांट का नाम सुनकर बच्चे कहने लगते हैं कि हम वहाँ पर जाएंगे, पर ये टॉपिक को लेकर बात करने लगती है, उस बात को बिल्कुल इग्नोर कर देती है क्योंकि शायद वो वहाँ पर जाने ही नहीं चाहती थी। और इधर स्योंजे दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोगों को इतनी मुश्किल हो रही होती थी सोलर उठाने में, वो एक अकेला ही सोलर प्लेट को उठाकर लेकर जा रहा होता है। सभी वर्कर्स उसे देखकर हैरान हो रहे होते हैं। जैसे ही वो अपना काम करके वापस आता है तो उससे वो लोग बात करने लगते हैं। तभी स्योंजे को कॉल आती है। वो बच्चे से कुछ बताना चाहता था इसलिए पूछता है कि क्या आप फ्री हो। ये सुनते ही वो पूछता है कि हाँ क्या बात है। वैसे ही वहाँ से उन लोगों को जाने का बोल देता है कि मैं जा रहा हूँ, तुम लोग अपना ये काम खुद ही कर लेना मेरे पीछे से। ये कहकर बस चला जाता है और जाते ही यून के पास पहुँच गया था। यून भी उसे देखकर डर जाती कहती है कि तुमने तो मुझे डरा दिया। वो तो वहाँ से बस भागना चाहती थी पर वो भागने देने वालों में से नहीं था और कहने लगता है कि आपने मेरे पावर प्लांट आने से क्यों मना कर दिया। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें इतनी जल्दी इस बात के बारे में किसने बताया, अभी तो 145 मिनट से इस बात को किए हुए गुजरे हैं। तो वो कहने लगता है कि इस बात को छोड़ो, कहाँ से पता लगा, आप ये बताएं कि आप पावर प्लांट क्यों नहीं आती, वहाँ पर मैं काम करता हूँ, आप आ सकती हैं। तो कहने लगते हैं कि ये टीचर्स पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर लेकर जाना चाहेंगे। तो वो कहता है कि मेरा पावर प्लांट यहाँ से ज्यादा नजदीक है, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर आपको लग रहा है कि वो अच्छा नहीं होगा तो मैं आपको ले जाता हूँ वीकेंड पे। वो कहती है कि आप और मैं। तो वो कहता है कि क्यों। तो ये
फौरन से कहती है कि अगर सियोन हान हो तो फिर ठीक है। ये सुनते हुए कहता है कि इसका मतलब आपने जाने के लिए हाँ कर दी है। वो खुद ही उसे सैटरडे वाले दिन का टाइम बताकर चला जाता है और ये तो बस उसे हैरत से जाते हुए देख रही होती है कि ये क्या इंसान है। जबकि इधर सेजिन अपने पेरेंट्स के साथ दिखाए जाते हैं, अपना रिजल्ट दिखाते हैं तो वो सेकंड नंबर पर आई थी। जबकि उसके पेरेंट्स बिल्कुल भी खुश नहीं होते कि वो सेकंड पर क्यों आई है। वो अगर सेकंड पर ही आना था तो वो कंट्री साइड में क्यों आया, वो उसे बस फर्स्ट पर देखना चाहते थे। और सेजिन इतनी पढ़ाई नहीं कर सकती थी, यहाँ तक कि उसके डैड जो एग्जाम्पल उससे बीफ के दे रहे होते हैं कि ये भी फर्स्ट क्लास का है, तो कहने लगती है कि मतलब ये तो मैं नहीं खा सकती, अगर ये फर्स्ट क्लास का है तो। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और उसके पेरेंट्स उसे रोकते रह जाते हैं। उसे अपने रूम में आकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है अपने पेरेंट्स पर। वो किसी को मैसेज कर रही होती है कि क्या तुम वीकेंड पर फ्री होगे, क्या मैं तुम्हारे घर पर रह सकती हूँ। वैसे इधर सियोनहन दिखाया जाता है। सियोनजो जैसे ही आता है तो वो अपने अंकल को रोककर उनसे कहता है कि क्या आपको फिर से डोंग की कॉल आई थी ना, उसने आपसे क्या बोला, आप फिर से मैम को तंग करने के लिए तो नहीं गए थे। तो कहता है कि नहीं, मेरी ऐसी मजाल मैं तुम्हारी मैम को तंग करूँ। वो असल में पावर प्लांट नहीं ना जाना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे उससे बात करनी चाहिए और वो मान गई है जाने के लिए। बस एक बार वो देखना चाहती है कि वो ठीक है कि नहीं है आप लोगों के विजिट करने के लिए। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और भी बताता है कि आपको पता है कि मैम एक्सचेंज टीचर है, वो सियोल वापस चले जाएंगे। ये सुनकर उन्हें होता है कि क्या मतलब सियोल वापस चली जाएंगी। तो वो कहने लगता है कि क्या पता उसके फ्रेंड्स और फैमिली वहीं पर होंगे, वो तो वैसे ही कुछ टाइम के लिए यहाँ पर आई होंगी। सियोनहन काफी ज्यादा उदास सा होता है, पर सियोनजे सोचने लगता है कि उस दिन वो रो भी रही थी, क्या वो सच में सियोल जाना चाहती है। यून दिखाई जाती है जो वेट कर रही होती है सियोनजे के आने का, पर उससे पहले उसी के पाई फेंके हुए गमले को देख रही होती है और सोच लेती है कि आज फिर से एक नया दिन जहाँ पर मुझे खुश नहीं होना, स्माइल नहीं करनी और बिल्कुल अपना सीरियस फेस रखना है। वैसे ही ये सोचकर बाहर आ जाती है जहाँ पर सियोनजे इसे लेने के लिए आया हुआ था, पर वो पहले अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है जो मॉर्निंग की एक्सरसाइज है। और वो फौरन से सियोनहन के बारे में पूछती है तो वो भी पीछे से निकल कर बाहर आ जाता और मिस यून को हेलो करता है और फौरन से वापस पीछे बैठ जाता है। उसको पीछे बैठते देखकर कहने लगती है कि मैं पीछे बैठूंगी, तुम आगे बैठो, पर वो नहीं सुनता और पीछे ही बैठता है। अब इसे चुप करके सियोनजे के साथ आगे बैठना पड़ता है। वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट देकर आके उसे बिठा भी लेता और तीनों जाने लगते हैं। अब ये इसकी ड्रेसिंग को देखकर पूछने लगता है कि क्या तुम इसके बाद कहीं पर जाने का प्लान कर रही हो। तो वो कहती है कि नहीं। तो कहने लगता है कि तुमने तो ऐसी ड्रेसिंग की हुई है जैसे फ्यूनरल पर जाना हो, हमेशा क्या तुम ब्लैक ही पहनती रहती हो। अब उसकी ये बात सुनकर कहने लगती है कि क्या तुम मेरे आउटफिट को लेकर मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि नहीं। तो कहने लगती है कि अपना भी तो हुलिया देखो, इंसान को फैशनेबल बनना चाहिए, पर तुम तो बिल्कुल फैशन नहीं करते। तो वो कहने लगता है कि मैं वो चीज पहनता हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ और इसमें मुझे काफी कंफर्टेबल फील होता है। वैसे सियोनहन को कॉल आती है और वो कॉल सुनते ही काफी परेशान सा हो जाता है और कॉल के बंद होते अंकल से कहता है कि मुझे जाना होगा, मैं आप लोगों के साथ नहीं जा पाऊंगा। ये कहते ही कार से उतर जाता है। उसको जाते हुए देखकर पहले तो यून उसे रोकने लगती है और फिर इसे कहने लगती है कि तुमने उससे पूछा क्यों नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। तो वो कहने लगता है कि वो अपने आप को संभाल सकता है, तो मैं क्यों पूछूं कि कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। फिर ये पूछने लगता है कि क्या अब हम चले। तो वो कहती है कि नहीं, मैं उसके बगैर नहीं जाऊंगी, उसका हमें वेट करना होगा। तो वो वेट करने के लिए जगह पूछने लगता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, क्या हम साथ में मूवी देखने के लिए चले। तो वो कहने लगती है कि साथ में टीचर और पेरेंट मूवी देखते हुए कि अच्छे लगेंगे। ये सुनकर वो चुप हो जाता है, फिर कहता है कि मुझे एक खामोश सी जगह का पता है जहाँ पर लोग ज्यादा नहीं होते। तो वो कहने लगती है कि नहीं, मुझे खामोश जगह नहीं पसंद, मुझे तो शोर वाली जगह पसंद है जहाँ पर बहुत ज्यादा क्राउड हो। वो तो असल में उसके साथ अकेले जाने से डर रही होती है। जबकि दूसरी तरफ सियोनहन दिखाया जाता है जो भागते हुए बस स्टेशन पे पहुंचता और सेजिन को आवाज देकर रोकता। वो उसको इस तरह आते हुए देखकर पूछने लगते है कि तुम मेरे लिए इतना भाग के क्यों आ रहे हो। तो वो कहने लगता है कि तुम इस तरह घर छोड़कर कैसे जा सकती हो। तो कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से, मैं तुम्हारी वजह से ऐसा कर रही हूँ, तो मुझे ग्रेड 1 पर आने दो, तो मैं ग्रेड 2 को छोड़ो ना, मेरे घर वाले खुश नहीं होते, इसलिए मैं उन्हीं छोड़कर जा रही हूँ। जहाँ पर तुम जैसे इंसान नहीं होगा मैं वहाँ पर जाऊंगी जहाँ पर मेरा ग्रेड 1 आएगा। वैसे बस की जाने का टाइम हो जाता है, बस ड्राइवर इसे बुला रहा होता है। अब ये भी इसे बाय करने लगते हैं और वैसे इसको किसी का मैसेज आता है जिसे ये ओके कह रही होती है। वो उसे अपने साथ ही रात रुकने का बोल रहा होता है। अब ये देखकर वो पूछने लगता है कि ये कौन है। तो वो कहती है कि वो है जिसे मेरे ग्रेड 2 होने से कोई इशू नहीं है। तो वो कहने लगता है कि लड़की है या लड़का है, पर कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगे इस बात से। और वैसे ही बस में चली जाती है। अब इसको उसकी टेंशन हो रही होती है, इसलिए उसे अकेले नहीं जाने देता बल्कि खुद भी साथ जाने लगता है। और यहाँ दूसरी तरफ ये दोनों दिखाए जाते जो दोनों खाने के लिए आकर बैठ चुके थे। ये कहने लगता है कि मेन्यू देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं बता देता हूँ कि यहाँ का क्या अच्छा है, तुम वही मंगवाओ। ये चुप कर जाती है। वैसे एक पीछे सूप वाला बैनर देखती है। उस सूप वाले बैनर से उसे अपने डैड के साथ वाला टाइम याद आता है कि किस तरह उसके डैड उसे चिकन का सूप पिलाया करते थे और वो उसे बहुत अच्छा लगता था। अब उसी चीज को याद करते हुए वो सियोनजे के ऑर्डर को कैंसिल करके चिकन का सूप कहने लगती है, जिसे सुनकर वो लेडी तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है, जैसे वो हमेशा करती रहती है, और कहती है कि मीडियम चाहिए। फिर ये चुप करके लार्ज का बोल देती क्योंकि ये भी काफी ज्यादा डर जाती है। सियोनजे उसके जाने के बाद कहता है कि इसके अंदर तो अभी तक बहुत जान है। अब चिकन का सूप तो आ जाता है, ये तो बहुत मजे से लेकर खाने लगती है, पर ये सोच रहा होता है कि उसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वो कहने लगती है कि क्या तुम्हारा बेली फुल हो गया। तो वो कहता है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है, पर मैं खाने को ना नहीं कर सकता, मेरा पेट नहीं भरता। ये कहकर एक लेग पीस
उतार लेता और खाने लगता है। जिस तरह वो खा रहा होता है ये देखकर सोचने लगती है कि मैंने इसको कहीं तो ऐसे खाते देखा है। तो उसे टोफू वाला टाइम याद आता है। अब जब वो उसे देखे जा रही होती है तो ये उसे पूछने लगता है कि क्या हुआ, मुझे क्यों देखे जा रही हो। तो वो कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तो पुलिस स्टेशन से लेकर रहे थे। अब पुलिस स्टेशन वाली बात से कहने लगता है कि हाँ मुझे जाना पड़ा एक लड़की की वजह से। तो दिखाया जाता है कि असल में क्या हुआ था, उसने एक लड़की की कार को उठाकर साइड में किया था क्योंकि वो रास्ते में आ रही थी। वो लेडी और उसके हस्बैंड आकर लड़ने लग जाते। तो वो कहने लगता है कि अभी साइड में हटो, जो भी रिपोर्ट करनी हो वो बाद में कर लेना, अभी टाइम नहीं है। ये कहकर उसने जिस फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी का गुजारना होता उन्हें गुजार देता, वो भी इसे सैल्यूट करके जाता है। पर यहाँ पर वो बस यही कहता है कि मैंने इतना भी कुछ नहीं किया था और उसका हस्बैंड भी वहीं पर था। इससे होता है कि इसने एक लड़की को छेड़ दिया, वो भी उसके हस्बैंड के सामने। उसे ये पर्सन बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है। फिर वो ये भी पूछ लेती है कि सर के हाथ पर जो कट आया हुआ है वो भी क्या तुम्हारी वजह से है। तो कहने लगता है कि हाँ, और दिखाया जाता है कि असल में क्या हुआ था, उसने तो सर को हाथ भी नहीं लगाया था, वो खुद ही डर कर गिर गया था और उसके हाथ पर कट आ गया था। इसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, बस उसे ये गुस्सा आया था कि एक स्कूल का सर ऐसी जगह पर क्या कर रहा है। पर बेचारी यून काफी ज्यादा डर जाती है और कहने लगती है कि मुझे जाना होगा, हंग्योल आने में काफी लेट हो गया तो मैं चलती हूँ। ये कह के खड़ी होती है तो इसके फेस को देखकर डर जाती है। ये भी अपने फेस को मिरर में देखने लगता है तो इसको काफी ज्यादा एलर्जी हो चुकी थी। अब ये बाहर बैठकर इसको ट्यूब दे रही होती है और वो लगा रहा होता है। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें चिकन नहीं खाना चाहिए था, अगर तुम्हें चिकन से एलर्जी थी। तो वह कहने लगता है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं नहीं खा सकता। वो जानबूझकर ऐसी चीजें खा रहा था जबकि उसे पता था। तो वो कहने लगती है कि तुम मुझे अकेले खाने देते। तो कहने लगता है कि नहीं, अकेले खाने में मजा नहीं आता। ये बात सुनकर ये ऊंची ऊंची आवाज में हंसने लग जाती है। उसे हंसते देखकर पूछते कि तुम हंस रही हो, पर फिर भी वो पागलों की तरह बस हंसे जा रही होती है। और फिर उसे अपना मोटिव याद आता है कि मुझे हंसना नहीं है, अपना स्माइली फेस नहीं दिखाना। फिर वापस से वो सीरियस हो जाती, कहीं लगती है कि मैं तुम्हें ट्यूब लगाती हूँ। ये कहकर उसे ट्यूब तो लगा रही होती है, पर वो बेचारा इसके हाथ लगने की वजह से बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रहा होता है। यहाँ तक कि इतना नर्वस हो जाता है कि लास्ट में अचानक से खड़ा हो जाता और ऐसे कुछ भी एक्सरसाइज करने लग जाता है। यहाँ तक कि जिस बेंच पर वो बैठी होती है उसको भी उठाकर ऊपर नीचे करने लगता है ताकि वो अपने आप को रिलैक्स कर पाए। और ये बेचारी डरी होती है, वो वापस से बेंच पर रखकर फिर से आकर बैठ जाता है और कहने लगता है कि आज के बाद मुझे टच मत करना। और फिर खुद ही उसके हाथ से ट्यूब पकड़ता और पूरे फेस पर लगा लेता है। वैसे इसे स्योनहन की कॉल आती है जो बताता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा। ये बस उससे ये पूछता है कि तुम कहाँ पर और किसके साथ हो और तुम्हारे पास पैसे हैं ना खाने के लिए। जैसे ही वहाँ पर पहुंचो तो खाना खा लेना। जैसे ही कॉल कट होती है तो ये पूछती है कि क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो, क्योंकि उसे जाने की काफी जल्दी होती है। तो वो बताता है कि मैं स्योनहन के साथ जा रहा हूँ। तो ये पूछती है कि स्योनहन किसके साथ है। तो वो बता देता है कि उसकी जो कोई क्लासमेट है सीजिन, उसके साथ है। तो वो बताते है कि मैं सीजिन की भी होमरूम टीचर हूँ और इसकी भी हूँ, तो मुझे भी वहाँ पर होना चाहिए। वो दोनों कहाँ है। तो बताता है कि सियोल में हमें वहीं जाना होगा। अब सियोल का सुनकर उसे सारा सीन याद आता है कि उसके साथ सियोल में क्या हुआ था और हमें थप्पड़ की रीजन भी पता लगती है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में एक बच्ची के डैड को ये काफी अच्छी लग जाती है, यहाँ तक कि ये उसको बार बार खुद मैसेज कर रहा होता है कि आपके परफ्यूम की जो खुशबू थी वो तो मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ। ये वो उसे मैसेज किए जा रहा था और ये तो उसके मैसेजेस को देख भी नहीं रही होती। और अगले दिन जाकर इसे उसकी ही वाइफ से थप्पड़ पड़ जाता है, आरम की मॉम से। और हर जगह पर उसने एविडेंस दिखाया था कि इसने भी मैसेजेस किए हुए हैं। किसी को इसकी बात पर यकीन तो नहीं आता और सब लोग इसको एक बुरी नजर से देख रहे होते हैं कि ये कैसी टीचर है। वो सब याद करके इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर फिर भी ये सियोल जाना कैंसिल नहीं करती बल्कि कहती है कि चलो चले। इधर सीजिन और स्योनहन दिखाए जाते जो दोनों ही सियोल पहुंच चुके थे और ये बस उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। वो थक कर कहने लगती है कि मेरा पीछा छोड़ दो। तो ये उससे उल्टा कहने लगता है कि चलो पहले कुछ खा लेते हैं, बाद में जहाँ भी तुमने जाना वहाँ चली जाना। इसको भी सच में भूख लग चुकी थी। तो वो कहने लगती है कि नहीं मुझे नहीं खाना। तो वो कहता है कि हाँ रिवर पे बैठकर खाते हैं ना। तो कहने लगती है कि एक तो मैं घर से भागी हूँ, ऊपर से इतना रोमांटिक खाना नहीं मैं खा सकती। तो ये कहने लगते है कि मैं पहली बार सियोल में आया हूँ, मेरे साथ भी कहीं नहीं चलोगी, मैं अच्छी मेमोरीज बनाना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि क्या सच में तो पहली बार सियोल आया। तो वो कहता है कि हाँ मैंने सब कुछ ऑनलाइन ही बस देखा हुआ है। ये सुनकर वो उसके साथ जाने के लिए मान जाते हैं। अब दोनों ने ही रामेन खा ली थी, दोनों ही चुप करके बैठे होते हैं। वो उससे कहने लगते हैं कि तुम इतनी आसानी से फर्स्ट पर कैसे आ जाते हो। तो वो कहता है कि ऐसी भी कोई बात नहीं है। अब दोनों में बात हो ही रही होती है। तो वो कहता है कि पेरेंट्स का ना होना भी मुझसे पूछो, तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ कैसा लगता है। तो वो कहती है कि बहुत बुरा लगता है। वो उसकी मॉम का पूछता है तो वो कहती है कि मॉम से तो मैं बात भी नहीं करना चाहती। तो कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मॉम से बातें करूँ। फिर वो डैड का पूछता है तो वो डैड के बारे में भी सेम ही चीज बोलती है। तो वो कहता है कि मैं भी डैड का प्यार चाहता हूँ। तो कहने लगती है कि तुम्हारे पास तो इतने अच्छे अंकल है तुम्हारे। तो कहता है कि अंकल है ना, माँ का प्यार थोड़ी दे सकते हैं। कभी कभी जब अंकल मुझे बहुत ज्यादा अच्छा ट्रीट कर रहे होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बस अपना कर्ज उतार रहे हैं मुझे इतना अच्छा ट्रीट करके। तो वो कहने लगती है कि हर बात में तुम एक ऐसी बात कर देते हो कि मुझे ही अपना आप बुरा लगने लगता है। वैसे उसके मोबाइल पर मैसेज आता है, वो मैसेज देखकर खुश हो जाती है। वो उसे स्टेशन पर मिलने के लिए बुला रहा था कि स्टेशन पर मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ये कहकर वो जाने लगती है कि मैं जा रही हूँ, पर ये फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता, उसके पीछे पीछे जाने लगता है। इधर सभी टीचर्स दिखाए जाते हैं जो सोच रहे होते हैं कि हमने सोंजर से भी ज्यादा पावरफुल बनना है, इसलिए वो कराटे सीखने के लिए
लिए पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जो उनका इंचार्ज होता है वो आकर उनसे बात वगैरह करने लगता है और बताता है कि ब्लैक बेल्ट वाला अभी नहीं आया, इस टाइम तक तो आ जाता है, पता नहीं कहाँ रह गया, क्यों नहीं आया। ये सब लोग उसके आने का वेट कर रहे होते हैं, जिसका पता नहीं होता कि असल में वो ब्लैक बेल्ट वाला पर्सन कौन है। ये सर तो पहुंचे ही थे, टीचर भी वहाँ पर पहुंची होती है और इधर ये दोनों भी दिखाए जाते हैं जो स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। सियोंजे को तो सियोनहान ने यही बताया था कि हम इस स्टेशन पर मिल जाएंगे और उसने ये मैसेज 5 मिनट पहले किया था, पर दोनों को ही वो नजर नहीं आ रहा होता। अब दोनों ही अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं उसे ढूंढने के लिए। सियोंजे को सियोनहान पहले मिल जाता और पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ वाली लड़की कहाँ है, तो कह देता है कि वो मुझसे खो गई है, पर मुझे उसके लिए डर लग रहा है, वो किसी लड़के के घर पर रहने के लिए जा रही है, वो भी रात रुकेगी वहाँ पर, पता नहीं वो लड़का कौन है कौन नहीं। ये सुनकर तो सियोंजे भी परेशान हो जाता है। जबकि यून भी उन्हें ढूंढ रही होती है तो उसे सीजिन नजर आ जाती है, जिस ट्रेन में वो और उसके साथ जो लड़का होता है वो जाने लगते हैं, उसी ट्रेन में ये भी आ जाती। अभी तक हमें उस लड़के का फेस नहीं दिखाया जाता। यहाँ पर सियोंजे से बोल देता है कि स्टेशन पर नेक्स्ट वाले आ जाना ट्रेन पकड़कर, और खुद वहाँ से फुल स्पीड में भागता है क्योंकि नेक्स्ट ट्रेन के आने का तो वो वेट नहीं कर सकता था, वो इसी ट्रेन के वहाँ पहुँचने से पहले वहाँ पर पहुँचना चाहता था, इसलिए भागे जा रहा होता। और उसने यून को भी बोल दिया था कि मैं तुम्हें नेक्स्ट स्टेशन पर मिलूंगा। वो तो समझ ही नहीं पाती कि कैसे आएगा वहाँ तक। और यहाँ पर सीजिन के साथ जो लड़का होता है वो उसके सर पर प्यार दे रहा होता है, वो बहुत ही ज्यादा उसको अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है। जबकि सियोंजे जो पहुँचने वाला होता है स्टेशन पर पहले बहुत से लोग रास्ते में बैठे होते हैं, ये उनके ऊपर से कूद कर जाने लगता है, वो लोग भी काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। अब ट्रेन तो स्टेशन पर पहुँच चुकी थी, ये वहाँ पर देखकर कहने लगती है कि मुझे तो पता ही था कि वो यहाँ पर नहीं पहुँचेगा। पर वैसे ही सीजिन अपनी मैम को देखते ही उस लड़के को वहाँ से लेकर भागने लगती। अब ये भी उसके पीछे ही ट्रेन में भागने लगती है। तभी साइड से सियोंजे की आवाज आती है, जिसकी आवाज सुनकर वो गेट के सामने रुक गई थी और सियोंजे भागते हुए आ रहा होता है क्योंकि ट्रेन का डोर बंद होने वाला था। डोर बंद होने से पहले ही वो अंदर आ जाता और अंदर आते ही यून जो गिरने लगते है उसको पकड़ लेता और जिस तरह उसने उसको गिरने से बचाया होता है उसे याद आ जाता है कि पहले वो सियोंजे से कहाँ पर मिल चुकी है। सियोंजे जिसने यून को पकड़ा हुआ था, दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे होते और फिर जैसे एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तो वो उसे याद करवाते हैं कि हम यहाँ पर सीजिन और उसके साथ वाले लड़के को पकड़ने के लिए आए हैं। मुझे नहीं लगता कि वो किसी स्टॉप पर उतरी होगी, वो यहीं भीड़ में रह गई होगी। तभी उसे वो लड़का नजर आ जाता तो वो फौरन से इशारा करके बताती है कि वही वो लड़का है जो सीजिन के साथ था। अब ये बात सुनते ही वो फौरन से उस लड़के को पकड़ने के लिए आगे जा रहा होता और वो लड़का भी, जिसे कुछ पता नहीं होता कि ये उसकी तरफ आ रहा है, ये वैसे ही इसके पास आकर इसको अपनी तरफ जब करता है तो दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। पर उसे इस बात से मतलब नहीं होता कि वो इसको जानता है, बस उसे यही जानना होता है कि तुम सीजिन के क्या लगते हो और सीजिन कहाँ पर है, वो छोटी बच्ची तुम्हारे घर पर रहने के लिए क्यों जा रही है। उसके इतने ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं बट आगे से जिनके लगता है कि इतने सालों बाद तुम मिले और मैंने तुम्हें ढूंढने में इतने साल लगा दिए और तुम्हें बस यही बात करनी थी, 10 साल के बाद तुम्हारे पास कहने को कोई और बात नहीं है। ये बात सुनकर वो कहता है कि नहीं, बस जो पूछ रहा हूँ वो मुझे बताओ। पर ये जब नहीं बोल रहा होता तो ये उसके गिरेबान तक आ जाता है। दोनों एक दूसरे से अभी लड़ाई करते इससे पहले ही यून उन दोनों को एक दूसरे से दूर करती हो, कहती है कि मुझे नहीं पता तुम दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, कैसे जानते हो कैसे नहीं, पर ये जो तुम लोगों की आपस की लड़ाई है ना, ये थोड़ा टाइम बात कर लेना। अभी ये बताओ कि सीजिन कहाँ पर है, मैं उसकी होमरूम टीचर हूँ। ये तो यहाँ पर यून को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो इसी लड़की को तो ढूंढना चाहता था। फिर सारा सच उसके सामने रख देता है कि असल में सीजिन उसकी कुछ और नहीं बल्कि छोटी सिस्टर है और मैं उसका बड़ा भाई हूँ, बस उसको अपने घर पर लेकर जा रहा था। अब यहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती, ये कोई उसका बॉयफ्रेंड या लड़का नहीं था जो उसे फंसा रहा हो। दूरी सीजन भी खड़ी होती और कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे मेरी टीचर भी पहुंच जाएंगी। और भाई आपने क्या बोला, मेरा कोई बिग प्लान ऐसा नहीं था कि मैंने डिसअपियर हो जाना है, बल्कि बस मैं एक छोटी सी आउटिंग पर आई हूँ क्योंकि उसके भाई के कहने का मतलब यही था कि इसने वापस चले जाना था, ये तो बस वैसे ही मेरे पास आई है। पर वो तो इसको इशारों से चुप होने का बोल रहा होता है। अब जैसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है सब लोग अपने घर की तरफ वापस जाने लगते हैं। रास्ते में सियोनहान सॉरी करने लगता है कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मुझे पहले क्लियर कर लेना चाहिए था कि आखिर वो लड़का कौन है। मुझे तो लगा था कि कोई उसका जानने वाला नहीं होगा, वो ऐसी रैंडम पर्सन के पास रहने के लिए जा रही है। पर सियोंजो से कहने लगता है कि तुमने जो भी किया बिल्कुल सही किया, तुम्हें जो ठीक लगा था तुमने वो किया और उसको शाबाश भी दे रहा होता है कि तुम उसके लिए यहाँ सियोल तक आए, ये बहुत अच्छी बात है। पर अंदर ही अंदर सियोनहान को ये हो रहा होता है कि वो उससे नाराज होगी इतने सब होने की वजह से, वो तो अब उससे बात भी नहीं करेगी। और यहाँ पर सीजन दिखाई जाती है जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता और उसका भाई उसका ख्याल रख रहा होता है। पर सोचते सोचते मुंह पर अपनी बात ले आता है कि सियोंजे और यून दोनों साथ में क्या कर रहे हैं। अब यून का नेम सुनते ही सीजन कहती है कि क्या आप मेरी टीचर की नेम को भी जानते हो, तो ये फौरन से बात को चेंज करता कहता है कि वो बस वहाँ पर मैंने उसका नेम सुना था, वैसे तो नहीं मुझे पता, और उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। और फिर से सियोनहान की फैमिली के बारे में पूछने लगता है कि क्या सियोनहान की फैमिली में सियोंजे है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। अब उनका इतना ज्यादा इंटरेस्ट देखकर पूछने लगती है कि आप उसके अंकल के बारे में इतना क्यों जानना चाहते हैं, आपका क्या रिलेशन है उनके साथ। अब ऐसे हमें असल सियोंजे और आइजन की स्टोरी दिखाई जाती है। वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते होते हैं जहाँ पर सियोंजे अपने नेफ्यू को साथ लेकर आता है। वो बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही होती है और सियोंजे को सर से डांट पड़ रही होती है कि तुम्हारे घर
में क्या कोई भी नहीं था इस बच्चे को संभालने के लिए? तुम यहाँ पर ही अपने नेफ्यू को साथ लेकर आ गए हो। तो कहने लगता है कि मेरी सिस्टर घर पे नहीं थी और घर पे और कोई नहीं है। ये सुनकर सब बच्चे कहने लगते हैं कि कभी क्या आप लोगों ने इसकी सिस्टर को घर पे देखा है? मुझे तो लगता है कि इसकी फैमिली में कोई भी नहीं है। ये सुनकर वो चुप हो जाता है और किसी को कुछ भी नहीं बोलता। वैसे ही अर्जुन अपनी चेयर से उठता और उसके पास जाकर उसके नेफ्यू को अपनी गोद में लेता और इसकी गोद में आते ही वो चुप हो जाता। अब ये देखकर संजय कहने लगता है कि तुमने इसको कैसे चुप करवा लिया? मुझे तो लगा था कि तुम बस एक टॉपर हो और उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, पर तुम बच्चे भी अच्छे संभालते हो। तो वो बताता है कि असल में इसके जितनी ही मेरी फैमिली में भी एक बच्ची है, तो उसकी वजह से मुझे आता है। अब चुप करवाने के बाद वो सियोनहान को उसे वापस दे देता है। और वैसे इसके बाद सियोंजे स्कूल में दिखाया जाता है, अभी भी उसके पास सियोनहान होता है। उसको उसने कमर पर बांधा हुआ था और वो अर्जुन की अलमारी को जब ओपन करता है तो उसको एक बॉक्स में बहुत ज्यादा पैसे नजर आते हैं, जिस बॉक्स को वो उठाकर वहाँ से ले जाता है। यहाँ पर सियोंजे से भी पूछा जा रहा होता है कि वो तुम्हारा क्या लगता है, तुम उसे कैसे जानते हो? तो कहने लगता है कि नहीं, वो मेरे लिए स्ट्रेंजर है। तो यून कहने लगती है कि अगर वो तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर है तो वो तुम्हें पिछले 10 सालों से क्यों ढूंढ रहा था? आखिर कोई ना कोई तो वजह होगी ना। पर ये उसे कुछ भी नहीं बताता। वैसे एक होटल के आगे आकर कार रोक लेता है। यून होटल को देखकर पूछने लगती है कि ये तुम कहाँ पर लेकर आ गए हो? तो वो बताता है कि हमने 400 किलोमीटर रास्ता किया तो अब हमें होटल में रुक जाना चाहिए। तो वह कहती है कि नहीं, हमें घर जाना चाहिए, होटल में नहीं रुकना चाहिए। तो वह कहता है कि ये सब मैं अपनी या तुम्हारी वजह से नहीं कह रहा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि ये थक गया होगा ड्राइविंग कर करके, इसीलिए ऐसा बोल रहा है। पर वो उसे क्लियर कर देता है कि मैं सियोनहान की वजह से कह रहा हूँ, क्योंकि उसके फेस से ही साफ पता लग रहा था कि वो काफी ज्यादा थक चुका है। सियोनहान तो अभी भी साइड पे बैठकर सेजिन को मैसेज कर रहा होता है, जबकि ये दोनों रूम लेने के लिए आ जाते हैं। पर रूम पहुंचने पर पता लगता है कि आज वीकेंड है तो कोई भी रूम फ्री नहीं है। ये तो खुश हो जाते हो, कहने लगती है कि अगर कोई भी रूम फ्री नहीं है तो हमें घर चले जाना चाहिए। पर वैसे ही लड़की कहती है कि नहीं, एक रूम है ना फ्री, जो फैमिली रूम है, वहाँ पर एक डबल बेड और एक सिंगल बेड होगा। ये तो फौरन से हाँ कर देता है, जबकि यून उसे कहने लगती है कि क्या मतलब, फैमिली वाला रूम क्यों हाँ किया? फैमिली में मैं तुम्हारे नहीं आती। तो वो कहता है कि तुमने खुद ही तो बोला था कि टीचर्स बच्चों के फैमिली की तरह होते हैं। तो वो कहने लगती है कि वो तो वैसे ही बोला था, ये भी नहीं कहा था कि बिल्कुल फैमिली बन जाते हैं। मैं एक बच्चे के पेरेंट के साथ एक रूम में कैसे रह सकती हूँ? तो कहने लगते है कि क्या तुम्हारा कोई और इरादा है रूम में जाने के बाद? तो कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहता है कि तुमने भी सोना और मैंने भी सोना, हमारा मकसद सिर्फ एक है, तो रूम में जाने में क्या मसला है? अब ये सुनकर वो चुप कर जाती है। अब रूम में पहुंचते हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छे से बेड के ऊपर फ्लावर्स रखे होते हैं और टॉवल को इतने प्यारे तरीके से बनाया होता है। अब ये देखते ही फौरन से जाकर सब कुछ बिखेर देती है, क्योंकि वो यहाँ पर कोई भी रोमांटिक मोमेंट नहीं क्रिएट करना चाहती थी। अब उसको ऐसे करते देखकर पहले तो इसे हंसी आती है और फिर उसे शॉवर लेने को जाने को बोलता है, पर ये उसे कहती है कि तुम लेने के लिए जाओ। अब दोनों ही नहीं जा रहे होते। वैसे ही सियोनहान आ जाता है, जिसको देखते ही फौरन दोनों ही उसे शॉवर लेने को बोल देते हैं। बेचारा चुप करके शॉवर लेने के लिए वैसे ही चला जाता है। अब उसके जाते ही अपने पुशअप्स करना स्टार्ट कर देता है और फिर उसे पूछता है कि क्या तुम फ्री हो? तो वह कहती है कि हाँ। तो ये उसे अपनी कमर पर आकर बैठने को बोलता है। तो वह कहती है कि मैं क्यों किसी पेरेंट कमर पर बैठूं? तो कहता है कि वेट के बगैर एक्सरसाइज लग ही नहीं रही है। फिर वो दूसरी एक्सरसाइज करने लगता है तो इसको आकर टांगे पकड़ने को बोलता है, पर ये साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं बिजी हूँ और ऐसे टॉवल को फोल्ड करने लग जाती। तो वो कहता है कि किस तरह की टीचर हो, एक ही मिनट में अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर लेती हो। अब ये सुनकर वो चुप करके इसकी टांगों को आकर पकड़ लेती है और जैसे ही वो नीचे से ऊपर आता है तो दोनों के फेसेस एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे से नर्वस होने लग जाते हैं, जिसके बाद दोनों ही फौरन से एक दूसरे से दूर हो गए थे और ये अपने आप को टॉवल से साफ करी होती है और साथ में सियोनहान को आवाजें दे रही होती है कि जल्दी बाहर आ जाओ। और इसे भी गुस्सा आ रहा होता है कि ये अंदर वॉशरूम में क्या सो गया है। अब ये बाहर ही फौरन से जिम करने के लिए आ जाता है। जब ट्रेडमिल पर चल रहा होता है तभी इसे एक बच्चा भागते हुए नजर आता है। इसे बच्चा देखकर अजीब लगता है कि क्या एक बच्चा यहाँ पर अकेला है, और वह बच्चा भी उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर जाने से मना किया गया था। और इधर यून दिखाई जाती है जो संजय के मोबाइल को देखती है, वहाँ पर कॉल आई जा रही होती है और वो भी किसी लड़की की कॉल होती है, क्योंकि उसके नंबर पर वुमेन लिखा होता है। अब इसे लगता है कि क्या वो इसकी एक्स गर्लफ्रेंड है या ये जिसे डेट कर रहा है वो है, क्या मुझे कॉल उठानी चाहिए? पर जब उसकी बार बार कॉल आ रही होती है तो ये मोबाइल लेकर बाहर आ जाती है संजय को ढूंढने के लिए, और तभी वो पूल में बच्चे को डूबते हुए देख लेती, जिसे देखकर चिल्लाने लग जाती है कि कोई आकर बचाओ, क्योंकि उसे भी तैरना नहीं आता होता। अब ऐसे ही अंदर से संजय भागते हुए आता और फौरन से आकर पूल में कूद जाता और बच्चे को बचाने के लिए उसकी तरफ जा रहा होता है, जबकि बच्चा जो इसे आते हुए भी देख रहा होता है, पीछे स्क्रीन पर भी देख रहा होता है जहाँ पर वेल इसी तरफ आ रही होती है और उसे लग रहा होता है कि ये अंकल भी वेल है और उससे डरकर आगे आगे भागने लग जाता है, तैर रहा होता है। पर संजय उससे भी ज्यादा तेज होता है तैरने में, इसलिए फौरन से उसे पकड़कर बाहर ले आता है। वो बाहर आकर उसे मार रहा होता है और छोड़ने का बोला होता है। वैसे वहाँ पर बच्चे की मॉम आ जाती है और आकर अपने बेटे से पूछने लगती है कि तुम ठीक हो ना? पर बच्चा बोल देता है कि इस अंकल ने मुझे डरा दिया। संजय कहता है कि मैंने डराया नहीं है, बल्कि बच्चे को पानी से बाहर निकाला है। अभी वो इतना ही बोलता है, पर अपने बच्चे की वजह से वो माँ संजय के फेस पर एक थप्पड़ लगाती है, जिसके बाद जो उनको वही टाइम याद आता है जहाँ पर उसकी कोई गलती भी नहीं थी और उसे इसी तरह थप्पड़ मार दिया गया था और कहा गया था कि मैंने एविडेंस देखे हैं, तुम मेरे हस्बैंड से रात रात भर बातें करती हो, लेट नाइट कॉल्स करती हो
हो और उसे बताती हो कि वो कितना ज्यादा केयरिंग है। ये कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा आप समझ रही हैं, मेरी कोई बात नहीं होती, पर वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती। ये सोचकर अपनी सोच से जैसे ही बाहर आती है तो देखते हैं कि स्योंजे उसके थप्पड़ खाने के बाद भी उसे कोई भी सफाई नहीं देता, बल्कि वो लेडी भी वहाँ से अपने बेटे को लेकर चली जाती है। उसके जाने के बाद यून इससे लड़ने लग जाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उसे क्यों नहीं बताया, जैसा वो समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहता है कि बच्चे की जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी था, मैंने वो बचा दिया, जैसा भी वो मेरे बारे में सोचते उसे सोचने दो। पर यून कहती है कि नहीं, मैं नहीं ऐसा होने दूंगी। वो वैसे ही उस लेडी के पीछे जाने लगती है और बाकी ये तीनों टीचर्स दिखाए जाते हैं जो साथ में कराटे सीख रहे होते हैं, पर उनमें सबसे अच्छी कराटे में फीमेल टीचर ही होती है। उनसे उसकी ये तारीफ तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती। जैसे ही वो अपने मूव्स को तेजी से दिखाने लगती है तो बेचारे टीचर को ऐसी जगह पर मार देती है जिसके बाद तो उसे हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है। हॉस्पिटल से बाहर आकर भी वो ठीक से चल नहीं पा रहा होता और इसे कहने लगता है कि चली जाओ यहाँ से, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तो वो कहती है कि दिखाओ ना तुम्हारा कितना को नुकसान हो गया है, मैं तुम्हें इस चीज के लिए पे कर दूंगी। तो वो कहता है कि तुम पे क्या कर सकती हो बताओ, अगर इसकी वजह से मेरी शादी ना हुई तो क्या करोगी, किस तरह पे करोगी, मेरी शादी करवा दोगी। तो कहने लगती है कि लगता है तुम्हें शादी की बहुत जल्दी। तो वो कहते हैं कि हाँ, तो मुझे जाहिर सी बात है शादी करनी है। ये कहकर गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अब ऐसी वो लेडी दिखाई जाती है जिन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है, जिससे सब कुछ क्लियर हो जाता है कि स्योंजे जान बचाने वाला था, ना कि बच्चे को डराने वाला था, जिसकी वजह से वो स्योंजे को आकर सॉरी करती है। पर स्योंजे उसे कहता है कि आपको उस लड़की से जाकर सॉरी करनी चाहिए, उसने मेरे लिए रात जागी है ताकि वो मुझे क्लियर कर पाए। अब ये बात सुनकर वो यून के पास पहुंच जाती है और उसे सॉरी करने लगती है और यून आगे से कुछ भी नहीं बोलती, बस स्योंजे की तरफ देख रही होती है। पर स्योंजे भी उसके देखने पर दूसरी तरफ देखने लग जाता है। अब तीनों ही सोने के लिए लेट जाते हैं, जहाँ पर अभी भी वो सीजिन को मैसेज कर रहा होता है कि जब भी तुम मेरा मैसेज देखो मुझे कॉल करना। जैसे ही मोबाइल साइड में रखता और तीनों सोने लगते हैं, वैसे से सीजिन की कॉल आ जाती तो ये कॉल सुनने के लिए वहाँ से चला जाता है और बेचारे यून बस उसे रोकती रह जाती यहाँ तक कि हाफ बेड से नीचे होती है। स्योंजे उसे देख रहा होता है कि इसे क्या हो गया है, फिर ये भी चुप करके वापस से लेट जाती और दोनों ही सोने लगते हैं। पर दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट साइड पर करवट लेकर सो रहे होते हैं और जैसे अपनी करवट को चेंज करते हैं तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। ये उसे देख रहा होता है और वो इसे देख रही होती है। ये ब्यूटीफुल कहता और तारीफें कर रहा होता है कि लाइट शाइन्स कितनी अच्छी लग रही हैं। इसे समझ नहीं आता कि वो ये सब क्यों बोल रहा है और पूछने लगती है कि तुमने क्या बोला। वैसे वो कहता है कि टावर कितना प्यारा है। अब ये सुनकर उसे समझ आ जाता है कि वो उसकी तरफ नहीं बल्कि उससे पिछली साइड से बाहर की तरफ देख रहा है और सियोल को देखकर प्यारा बोल रहा है, जिस पर उसे अपने ऊपर गुस्सा तो बहुत आता है। पर फिर सोने लगती है और यहाँ पर स्योंजे सोच रहा होता है कि क्या मैं उसे याद आया हूँगा या नहीं आया हूँगा, और वो कह रही होती है कि मैं उसे नहीं बताऊंगी कि वो मुझे याद आ गया है। इस तरह हम दोनों में बहुत ही ज्यादा ऑकवर्डनेस हो जाएगी। और यहाँ पर स्योंजे भी सोच लेता है कि वो उसे नहीं याद करवाएगा, जब उसे याद आना होगा याद आ जाएगा। और इधर आइजन दिखाया जाता है जो जा रहा होता है तो रास्ते में ही यून की मॉम को बता देता है कि मुझे आपकी बेटी मिल चुकी है। ये सुनते ही वो खुश हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि अचानक से कहाँ मिल गई। तो वो बताता है कि जिस पर्सन को मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था वो उसी के नेबर में रह रही थी और मुझे कुछ पता ही नहीं। तो वो कहती है कि तुम्हारे जो पैसे लेकर भागा था वो मिल गया। और वैसे दिखाया जाता है कि आर्जन ने जब पहली बार यून को देखा था तो उसे देखते ही उस पर दिल आ गया था, क्योंकि उसे वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लगी थी और जिस तरह वो अपनी मॉम से मिल रही होती है और अभी भी जब मिलता है तो अभी भी वो उसे अच्छी लगती है। अब कॉल पर जब यून का नेम लिया जा रहा होता है तो सीजन की भी आँख खुल जाती है और पूछने लगती है कि मेरी होमरूम टीचर का नेम क्यों लिया जा रहा है। वैसे ही अर्जुन कॉल ये कहकर कट कर देता है कि मैं बाद में आपको करता हूँ। फिर सीजन कहने लगती है कि मैंने मॉम डैड को ये बोला कि आपने मुझे आने को बोला है तो उन्होंने मुझसे कोई भी लड़ाई नहीं की और कहती है कि अगर आप मेरी पढ़ाई में भी थोड़ी हेल्प कर देंगे तो मैं उस हांग्योल से भी जीत सकती हूँ। पर ये चुप कर जाता और इधर यून दिखाई जाते है जो अपने ही जारी होती है और सोच लेती है कि वो अब ज्यादा स्योंजे से नहीं मिलेगी। पर वैसे ही साइड से स्योंजे आ जाता और उसको सुनते ही डर जाती है। तो वो कहने लगता है कि तुम्हारा अदर हाफ कहाँ पर है। तो वो कहती है कि अदर हाफ जब मुझे ढूंढना होगा तो मैं ढूंढ लूंगी, तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है और ना ही पूछने की। पर वो तो एयरपोर्ट की बात कर रहा था जो उसने इसका दूसरे वाला लगाया हुआ था। कहने लगता है कि वो तो मेरे पास है। अब वो अपना एयरपोर्ट उससे ले लेती और वहाँ से भागने की करती क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसको स्योंजे से ज्यादा बात करते हुए देखे या वो उससे ज्यादा बात करे। पर एक मैम उसे देख लेती है और फौरन से उसके पीछे भागकर स्टाफ रूम में पहुंचते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारी और स्योंजे की बात को सुन लिया, तुम दोनों साथ में सियोल गए थे। अब ये सुनकर वो कहती है कि हाँ सियोल तो गए थे पर किसी वजह से गए थे, काफी ज्यादा डर भी जाती है। तो वो कहती है कि ऐसी भी क्या रीजन बन गई जो तुम दोनों को साथ में सियोल जाना पड़ा। तो वो बताती है कि स्योनहान की वजह से गए थे, उसकी फ्रेंड वहाँ सियोल में थी और हमें जाना पड़ा। पर ये उससे पूछने लगती है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं पे कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी हुई। तो वो कहती है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कहती है कि तुम स्योंजे के साथ थी और फिर भी तुम ठीक हो। तो वो बताती है कि स्योंजे इतना बुरा नहीं है जितना आप लोग कहते हो। ये सुनकर वो कहने लगती है कि अभी कुछ ही दिन तुम उसके साथ चलने लगी और उसकी साइड लेना भी स्टार्ट कर दिया और उसे समझाने लगती है कि तुम्हें उसके साथ ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे बच कर रहो, मैंने तो उसे देखा था। अभी वो इतना ही बोलती है, सभी बाकी स्टाफ वाले भी आ जाते हैं, पूछने लगते हैं कि तुम स्योंजन के बारे में क्या कहने वाली हो। तो वो बताती है कि स्योंजे को मैंने एक
लड़की के साथ देखा था। लड़की मुझे लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड थी। मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है कि सियोन हान उसका नेफ्यू नहीं है बल्कि उसका बेटा है। अब सब लोगों को भी उसकी बात पे यकीन होने लगा था क्योंकि पेपर वगैरह में तो सियोन हान की मॉम की डेथ हुई थी और उन्हें ये लग रहा होता है कि सियोन हान सियोनजे का बेटा है जो किसी लड़की के साथ हुआ और उसने सियोन हान को रख लिया। अब इसे भी उनकी बातों पर यकीन आने लगता है क्योंकि इसे वो कॉल भी याद आ रही होती है जो सियोनजे के मोबाइल पर आ रही थी। और इधर सीजन दिखाई जाती है जिसके पास फिर से सियोन हान पहुंच आता उससे सॉरी बुक देने के लिए। तो वह कहती है कि अब ये क्या है, तुम ये चाहते हो कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँ ताकि तुम्हारा ग्रेड ज्यादा ना गिरे, तुम हमेशा मुझसे अच्छे ही रहना चाहते हो ना। तो वह कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है बल्कि मुझे पता है कि तुम मुझसे भी आगे जा सकते हो और मैं ही तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या स्टडी करनी चाहिए। इसलिए क्लास में भी उसके साथ ही आ जाता और उसके सामने नोट्स रखते हुए कहता है कि तुम्हें ये पढ़ना चाहिए, फाइनल टर्म का सिलेबस है। तो वो कहने लगती है कि तुम ये सब मुझे इसलिए दे रहे हो ना क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे आगे कभी भी नहीं गुजर सकती। तो वो कहने लगता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझसे आगे गुजरो। ये कहकर वो तो वहाँ से चला जाता है पर जो दोनों ट्विंस होते हैं वो आकर इसकी उसी नोटबुक को पकड़कर उस पर बात करने लगते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं और सीजन अपनी सोचों में होती है जबकि तो यून दिखाई जाती है जो वापस आ रही होती है। तो अभी भी सोनजे के बारे में सोच रही होती है तभी उसे सामने सोनजे नजर भी आ जाता है जो बिल्कुल स्टैचू बनकर खड़ा हुआ था। पहले तो ये उसे देखकर डर जाती क्योंकि अचानक से बिजली भी चमकती है। फिर वैसे ही यून गटर क्यों खोलने लग जाता है, उस पर अपना सारा जोर लगा रहा होता है। अब उसे इस तरह करते देखकर फौरन से उसके पास आती है और उसे रोकने लगती है कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तुम इसको इस तरह डैमेज नहीं कर सकते हो। पर वो इसकी एक भी नहीं सुन रहा होता बल्कि काफी ज्यादा होल्ड करने के बाद उससे पूछता है कि यहाँ से मेरा हाथ डल सकता है ना। इसे समझ नहीं आ रही होती कि वो ऐसा क्यों पूछ रहा है। वैसे ही वो अचानक से अंदर हाथ डालकर एक पपी को बाहर निकालता है जिसे देखकर वो कहने लगता है कि तुम वही हो ना। तो वो पूछती है कि क्या तुम इस पपी को पहले से जानते हो। तो वो बताता है कि दफा पहले भी मैंने इसको बचाया था जब मैं माउंटेन्स में गया हुआ था, वहाँ पर मिट्टी खोदा होता तो वहीं पर मुझे ये मिल जाता है क्योंकि मैं इसकी आवाज से ही वहाँ तक पहुँचा था इसे बचाने के लिए। तो इसे समझ आ जाता है कि वो जो स्टोरी सियोनजे के बारे में बताई जा रही थी वो इस पपी को लेकर थी जबकि वो लोग पता नहीं क्या समझ रहे थे। खैर ये भी उससे पपी को पकड़ लेती है और उसे प्यार कर रही होती है। तभी सियोनजे देखता है कि पपी के पाँव पर चोट लगी हुई थी। अब ये देखकर वो यून को बताता तो यून पूछती है कि क्या यहाँ पर कोई वेट क्लिनिक पास में होगा। तो वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है जहाँ पर ये शर्टलेस होकर पपी को लेकर वेट क्लिनिक में पहुँच जाता है और वहाँ जो लड़की होती है वो तो बस इसकी बॉडी को ही देखती रह जाती है। यून भी उसके साथ होती है। काउंटर पे जैसे ही पहुँचता है तो ये उसे मारते हुए कहती है कि तुमने अपनी शर्ट को क्यों उतार दिया। तो वो कहता है कि पपी को भी तो मैंने कुछ देना था ना, वो कांपी जा रहा था, मैं उसको इस तरह नहीं देख सकता था। अब वो लड़की जो उसकी बॉडी में खोई हुई थी फिर जब इस चीज से बाहर आती है तो पूछती है कि आपको क्या चाहिए। तो वो बताता है कि पपी को हमने चेक करवाना है। तो वो बताती है कि डॉक्टर अभी बाहर गई हुई है तो आपको उनके आने का वेट करना होगा, उससे पहले ये फॉर्म फिल कर दे। सियोनजे फॉर्म फिल करने लगता और ये पपी को लेकर साइड में जाकर बैठ जाती है। तभी वो उसकी बैग पर देखती है कि बहुत बुरा निशान होता है। फिर जब वो इसके पास आकर बैठता अपनी शर्ट को पहन लेता है तभी उसके बाजू पर भी निशान को देख लेती है और जैसे सियोनजे ये बात नोट करता है तो फौरन से बाजू को छुपाने लगता है। तो वो कहती है कि अपने स्कार्स को हमें छुपाना नहीं चाहिए बल्कि इसे पता लगता है कि हम किस चीज से गुजरे हैं। वैसे ही डॉक्टर आती है और कहती है कि आप सियोन हान के डैड है ना। यह सुनकर वो कहती है कि नहीं वो तो इनका नेफ्यू है, ये डैड नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं मैंने पेपर पर देखा है कि आप उनके डैड है। ये सुनकर उसे होता है कि मतलब सब लोगों की बात सच थी, सियोनजे सियोन हान का डैड है। सियोनजे भी जब इस बात पर कुछ नहीं बोलता तो उसे कंफर्म हो जाता है और वो जब पेपर की बात करती है तो डॉक्टर उसके हाथ में पेपर पकड़ा देती है जिससे उसे पता लगता है कि ये तो पेट का नेम उसने सियोन हान रख दिया था और उसका डैड खुद को बना दिया और मॉम इसको बना दिया। अब डॉक्टर इन दोनों को अपने साथ आने को बोलती है, मॉम डैड को। ये दोनों जाने तो लगते हैं यहाँ पर। ये उससे कहने लगती है कि तुम्हें क्या अपने नेफ्यू का ही नेम याद आया था इसका नेम रखने के लिए, पपी का तुम कुछ भी नेम रख सकते थे। तो वह कहता है कि उसने अचानक से मेरे सामने वो फॉर्म रख दिया और मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या नाम रख दूं, तो मैंने अपने नेफ्यू का ही नाम रख दिया, उसका ही माइंड में नेम आया, फिर खुद को डैड बना दिया और तो मैं मॉम बना दिया। यहाँ सीजन दिखाई जाती है जिसके सामने फिर से सियोन हान आ जाता है। उसको अपने सामने देखकर वह कहने लगती है कि हर बार तुम मेरे सामने क्यों आ जाते हो। तो वो उसको अम्ब्रेला देते हुए कहता है कि बीमार मत हो जाना। तो वह कहती है कि तुम ये चाहते हो कि मैं बीमार ना हो जाऊं और मेरा पेपर नहीं मिस हो जाए। तो वह कहता है कि नहीं मैं चाहता हूँ कि तुम फाइनल में बहुत अच्छा परफॉर्म करो, बीमार होने की वजह से तुम्हारा कुछ भी रह ना जाए। ये कहकर अम्ब्रेला देकर उसे जाने लगता है तो ये फौरन से उसके पीछे भागते और उसके ऊपर अम्ब्रेला करते हुए कहते हैं कि तुम मेरे साथ चल सकते हो। तो वह कहता है कि नहीं अम्ब्रेला छोटा है, हम दोनों भीग सकते हैं। तो वह कहती है कि नहीं इस तरह अगर हम साथ में चलेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये कहकर उसको अब छोड़ती नहीं है बल्कि उसके साथ वैसे ही चलने लगती है। अब ये भी उससे दूर नहीं होता और यहाँ पर आइजुन दिखाया जाता है जो मनी मशीन से बस पैसे ही उड़ाए जा रहा होता है और फिर दिखाया जाता है कि असल में आइजुन सियोनजे के घर पर गया था, वहाँ पर उसने उसकी सभी ट्रॉफीज वगैरह देखी पर ये वही वाला बॉक्स अंदर से लेकर आ जाता है, इसके सामने रखते हुए कहता है कि तुम यही लेने के लिए आए हो ना। तो उसको इस तरह देखकर और बॉक्स को देखकर वो कहता है कि 10 सालों से क्या मैं तुम्हें इस चीज के लिए ढूंढ रहा था। नहीं। तो वह कहता है कि फिर किस लिए मुझे ढूंढ रहे थे। तो वह कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे सॉरी नहीं करना चाहिए। तो वह कहता है कि सॉरी किस बात का, मैंने तुम्हें
तुम्हें तुम्हारे पैसों से भी डबल पैसे दे दिए हैं। अगर फिर भी तुम्हें और पैसे चाहिए हो तो मुझे बता देना। ये कहकर वो तो चला जाता है, पर ये वापस आकर उन्हीं पैसों को मनी मशीन में डालकर उड़ा रहा होता है। और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।